गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी काउंसिल तक पढ़ा था। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के अंदर दी गई है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो आर्टिकल 279 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो जीएसटी काउंसिल को है बना सकते हैं। और फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और इवन अर्लियर। तो आर्टिकल 280 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फाइनेंस कमीशन को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बताता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब वो बॉडी जो जुडिशियल मैटर्स पे, जुडिशियल एरियाज पे भी अपनी जजमेंट देते हैं, मतलब कोई चीज़ के ऊपर जजमेंट दे सकते हैं वो। और जो फाइनेंस कमीशन है उसको प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्म करेंगे हर 5 साल में, या फिर पहले भी फॉर्म कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो फाइनेंस कमीशन को बनाएंगे प्रेसिडेंट, और फाइनेंस कमीशन का काम होगा कि कुछ मैटर्स जो नीचे दिए गए हैं, नीचे कुछ 4 मैटर्स दिए गए हैं हमारे लक्ष्मीकांत में, उन 4 मैटर्स पर प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन देंगे। ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स पर वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो अब नीचे दिए गए लक्ष्मीकांत में आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं, उन 4 पॉइंट्स को देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेयर्स ऑफ द प्रोसीड्स। तो वो पैसा जो टैक्सेस से आ रहा है, नेट प्रोसीड मतलब वो पैसा, वो रेवेन्यू, वो इनकम जो टैक्स से जनरेट हो रही है, और वो टैक्सेस की जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसके प्रोसीड्स को कैसे बांटा जाएगा सेंटर और स्टेट में, मतलब सेंटर को कितना पैसा मिलेगा, स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो फाइनेंस कमीशन बताएगा। और स्टेट्स में भी पहले तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में बांटा जाएगा, और स्टेट्स में भी किन किन स्टेट्स को कितना मिलना चाहिए पैसा, और इसमें आप कौन सा स्टेट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कितना टैक्सेस का पैसा सेंटर के पास ला रहा है, ये मैटर नहीं करता। The principle which should govern the grants and aids to the state by the center out of consolidated fund of India। वो प्रिंसिपल्स जिनके हिसाब से ग्रांट्स देनी चाहिए स्टेट को, मतलब फाइनेंस कमीशन कुछ प्रिंसिपल्स बताएगा, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सेंटर जो है ग्रांट्स देगा स्टेट को, और किससे देगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स दिए जाते हैं। The measures needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of panchayat and municipalities in the states on the basis of recommendation made by the State Finance Commission. This function was added by the 73rd and 74th Amendment Act of 1982, which have granted the constitutional status on the Panchayat Raj and the municipalities respectively. And any other matter referred it to by the president in the interest of sound finance। मतलब वो मेजर्स जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के रिसोर्सेज में से फंड दिया जाता है पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, उसमें क्या क्या मेजर्स होने चाहिए वो रिकमेंड करेगा। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होगा। ये फंक्शन 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982 से लाया गया था, जिससे पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। और कोई और भी मैटर जो है वो उसके ऊपर भी फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, जो प्रेसिडेंट रेफर करता है। मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई भी फाइनेंशियल मैटर पे फाइनेंस कमीशन की जो है रिकमेंडेशन या फिर फाइनेंस कमीशन की एडवाइस चाहिए, तो प्रेसिडेंट उनको रेफर करेंगे। टिल 1960 द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द अमाउंट पेड to the states of Assam, Bihar, Orissa, West Bengal in the lieu assignment of any share of the net proceeds in each year, or of any share of net proceeds each year of the export duty on the jute and jute products। और 1960 तक भी ये जो फाइनेंस कमीशन है इसने सजेस्ट किया था पैसा देने का, मतलब कितना पैसा दिया जाएगा असम को, बिहार को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को उनके शेयर में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए। मतलब इससे पहले पढ़ा था जब हमने ग्रांट से नेट पढ़ा था, तो तब ये हमें पता था कि नेट प्रोसीड मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से थोड़ा पैसा दिया जाता था इन स्टेट्स को, असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, किसके लिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए, जूट के प्रोडक्ट्स पे। द कॉन्स्टिट्यूशन envisage the finance commission as a balanced wheel of the fiscal federalism in India। मतलब जो फिस्कल फेडरलिज्म मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर्स पे जो हमारा फेडरलिज्म है वो फाइनेंस कमीशन की नींव पर टिका हुआ है। मतलब फाइनेंस कमीशन वो एक बैलेंसिंग व्हील है जो स्टेट और सेंटर के फाइनेंशियल मैटर्स को बैलेंस करता है। Protection of the state's interest। To protect the interest of the states in the financial matter, the constitution laid out the following bills can be introduced in the parliament only on the recommendation of the president। तो स्टेट के इंटरेस्ट को बचाने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स में, मतलब पैसों के मैटर्स में स्टेट के इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ जो है प्रोविजंस दिए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा है, अगर नीचे दिए गए 4 बिल्स, मतलब नीचे 4 बिल्स दिए गए हैं, अगर इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही होगा। और यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की कि वो अगर स्टेट का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो इस बिल को रोक दे। और ये कौन से बिल है, ए बिल विच इम्पोजेस और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटीज़ इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। मतलब वो बिल जो लगाया जा रहा है और या फिर कुछ चेंजेस कर रहा है टैक्स या ड्यूटी जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट है। एक ऐसा बिल जो उन टैक्सेस और ड्यूटीज़ को चेंज कर रहा है या फिर इम्पोज कर रहा है जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। द बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। हमने पढ़ा था इनकम टैक्स जो है आपकी इनकम के ऊपर लगता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं लगता है। और एग्रीकल्चर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी टैक्स लगाना है या फिर ड्यूटी लगाना है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर आता है। अ बिल विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द स्टेट्स।
अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट्स के बीच में। अगर कोई एक बिल उन प्रिंसिपल्स को चेंज कर रहा है, उन प्रिंसिपल्स को कुछ अफेक्ट कर रहा है, अल्टर कर रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही, प्रायर रिकमेंडेशन पे ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अ बिल विच इम्पोजेस एनी सरचार्ज और एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर, या फिर एक ऐसा बिल जो सरचार्ज लगा रहा है या फिर एक स्पेसिफिक टैक्स या फिर ड्यूटी लगा रहा है किसके लिए, सेंटर के पर्पस के लिए, तो ऐसा भी बिल जो है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन टैक्स और ड्यूटी विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड मीन्स अ टैक्स और द ड्यूटी द होल और अ पार्ट ऑफ नेट प्रोसीड्स देयर फॉर आर असाइन टू एनी द स्टेट्स। मतलब यहाँ पे कौन से टैक्स की बात हो रही है? अब फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था टैक्स और ड्यूटी, एक ऐसा टैक्स या फिर ऐसा ड्यूटी जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और ऐसी कौन से टैक्सेस है? मतलब वो टैक्स, वो ड्यूटीज़ जिनसे जो पैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो स्टेट्स को मिल रहा है, तो उसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट हो गया। टैक्स और ड्यूटी बाई रेफरेंस टू द नेट प्रोसीड्स देयर ऑफ द सम आर for the time being payable out of the consolidated fund of India to the any of the states। मतलब ऐसी टैक्स या ऐसी ड्यूटी जिसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है और उससे ही स्टेट्स को मिल रहा है। द फ्रेज नेट प्रोसीड्स मीन्स दैट द प्रोसीड ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। और यहाँ पे जो वर्ड है ना नेट प्रोसीड्स, यहाँ पे ग्रॉस की बात नहीं हो रही है। नेट प्रोसीड्स मतलब जो टैक्स का पैसा आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स से जो इनकम आ रही है उसमें से आप माइनस कर रहे हो। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। माइनस कर रहे हो एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन। मतलब टैक्स के पैसे को कलेक्ट करने में भी कुछ पैसा लगेगा, क्योंकि लोगों का रिक्रूटमेंट करना होता है ऑफिसर्स का, फिर वो जाके टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो टैक्स से जितना पैसा आ रहा है उसमें से आप माइनस करोगे कितना पैसा कलेक्शन के लिए हो रहा है। मतलब आफ्टर ऑल पूरे डिडक्शन के बाद जो नेट पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ रहा है वो है नेट प्रोसीड्स। द फ्रेज नेट प्रोसीड्स मीन्स दैट द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ड्यूटीज माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स और द ड्यूटीज इन एन एरिया इज टू बी असर्टेन एंड सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिज और हर सर्टिफिकेशन इज फाइनल। और जो नेट प्रोसीड्स जो टैक्सेस से जो ड्यूटीज में आ रहे हैं एरिया के, तो वो कौन सर्टिफाई करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्टिफाई करेगा और उसका सर्टिफिकेशन फाइनल होगा। और नेट प्रोसीड्स का एक फॉर्मूला ले लीजिए, टैक्स रेवेन्यू माइनस द एक्सपेंडिचर incurred by the government to collect the taxes, borrowing by the states and by the center and the states. The constitution makes the following provisions with regards to the borrowing powers of the center and the states। तो constitution के अंदर कुछ provisions है जो ये बात करते हैं, मतलब क्या क्या बोरिंग पावर्स है, मतलब कहाँ से पैसा लोन ले सकती है, कहाँ से पैसा उधार ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन द इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और असर्टेन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। सो फार नो सच लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा या तो इंडिया के अंदर से बोरो कर सकती है, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट या फिर लोकल जो आदमी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई एक बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है जिसके पास से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बोरो कर सकती है, या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया। आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। मेजॉरिटी केसेस IMF इन जनरल पैसा देता है हर एक गवर्नमेंट को, और बहुत लोग IMF से ही पैसा निकालते हैं। तो आउटसाइड ऑफ इंडिया पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी कौन सी क्या रखा जाएगा, कोलैटरल क्या रखा जाएगा? वो रखा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर गारंटी कोई दूसरी गारंटी भी रखी जा सकती है। मेजॉरिटी केसेस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कोलैटरल रखा जाता है। और ये जो लिमिट है, मतलब कितनी हद तक आप बोरो कर सकते हो, बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स बाय द पार्लियामेंट। मतलब आपकी बोरोइंग की लिमिट, मतलब कोई एक सर्टेन अमाउंट फिक्स किया जाता है, इसके ज़्यादा आप बोरो नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन कर सकता है? पार्लियामेंट फिक्स कर सकता है। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट ने एनैक्ट नहीं किया है जिससे कोई लिमिट लगाई है। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो अपनी बोरोइंग के ऊपर कोई लिमिट लगा सकता है, लेकिन अब तक पार्लियामेंट ने ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई है। Similarly, the state government can borrow within the India and not abroad upon the security of consolidated fund of the state, or can give guarantees, but both within the limits fixed by the legislature of the state। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बोरो कर सकती है इंडिया के अंदर से, लेकिन बाहर से बोरो नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विद इन द इंडिया, इंडिया के अंदर से भी बोरो कर सकती है, या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से भी बोरो कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ विद इन इंडिया से बोरो कर सकती है, बाहर से बोरो नहीं कर सकती। और वो सिक्योरिटी यानी कि कोलैटरल क्या रखेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, या फिर कोई और गारंटी अगर उनके पास है तो वो दे सकते हैं। और इसकी भी लिमिट जो है वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर कन्फाइन करेगी, बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लिमिट फिक्स कर सकती है, इससे ज़्यादा बोरो नहीं किया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स to any state or give guarantees in respect of loans raised by the state. Any sums required for the purpose of making such loans are to be charged on the consolidated fund of India। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये ताकत है कि वो लोन्स दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल से पैसा बोरो कर सकते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि, मतलब ऐसा प्रोविजन है हमारे इंडिया में, ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोन देगी
लोन देगी और इसका पैसा किससे निकाला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है तो वो पैसा किसमें से देगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। अ स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर इफ देयर is still outstanding any part of the loan made to the state by the center or in respect in which guarantees has been given by the center। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी दूसरा लोन नहीं उठा सकती सेंटर की कंसेंट के बिना, मतलब सेंटर की जो है एग्री करने के बिना, उसकी परमिशन के बिना स्टेट जो है कोई और दूसरा लोन नहीं उठा सकती जब तक, अगर ये कौन से केस में होगा? कोई भी लोन आगे स्टेट गवर्नमेंट देना बाकी है। एक केस ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कोई ए स्टेट है, इस ए स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया, अभी लोन का पैसा उसने आधा ही चुकाया है, आधा चुकाना बाकी है। अब ये जो स्टेट ए है और एक लोन नहीं उठा सकता, कोई दूसरी, भले ही वो कोई दूसरी पार्टी क्यों ना हो इंडिया के अंदर से, किसी दूसरी पार्टी से भी लोन नहीं उठा सकता जब तक उसके पास सेंटर की कंसेंट ना हो, क्योंकि अभी भी सेंटर का आधा लोन, मतलब कोई कुछ पार्ट लोन का बाकी है। अ स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग पार्ट एनी पार्ट ऑफ द लोन। मतलब अगर पहले से ही कोई लोन का थोड़ा पार्ट बाकी है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना लोन नहीं उठा सकती, इन रेस्पेक्ट टू विच गारंटीज हैज बीन गिवन बाय द स्टेट। तो इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज, like any other federal constitution, the Constitution of India also contains the rule of immunity from mutual taxation and makes the following provision in this regard। मतलब इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इम्यूनिटी है, स्टेट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की किन एस्पेक्ट्स में टैक्स नहीं लगा सकती, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो दुनिया के बहुत सारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी टैक्स इम्यूनिटी मिलती है, इंडिया में भी कुछ कुछ थोड़े से प्रोविजंस है। एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, मतलब सेंटर की जो प्रॉपर्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर इज एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑल द टैक्सेस इम्पोर्ड बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट्स लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड सो ऑन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई और अथॉरिटी भी नहीं लगा सकती। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन सी अथॉरिटी आएगी? लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गया, पंचायत हो गया, ये सब भी टैक्स नहीं लगा सकती। बट द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव दिस बैन। पहली चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाती है। पार्लियामेंट चाहे तो ये बैन हटा सकती है, मतलब पार्लियामेंट कल के दिन ये भी कह सकती है कि सेंटर की प्रॉपर्टी पे स्टेट्स का जो है टैक्स लगेगा, ये भी कह सकती है, लेकिन अब तक पार्लियामेंट ने ऐसा कहा नहीं है। The word property includes land, building, cattle, shares, debts, everything that has money value and every kind of property, movable or immovable, tangible और intangible। मतलब यहाँ पे जो वर्ड प्रॉपर्टी है इसमें क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स आते हैं, कैटल्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, और हर एक चीज़ आती है जिसकी कोई एक मनी वैल्यू है, मतलब पैसों में वैल्यू है। कोई भी काइंड की प्रॉपर्टी हो गई, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टैंजिबल हो, इंटैंजिबल एसेट्स हो, तो ये सारी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। फर्दर द प्रॉपर्टी में भी यूज फॉर सोवरेन लाइक आर्मी फोर्सेस एंड कमर्शियल पर्पस। और ये मैटर नहीं करता कि प्रॉपर्टी जो है फॉरेन सोवरेन यूज़ के लिए, मतलब इंडिया के यूज़ के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए होगा, कोई आर्मी का कैंप हो गया वगैरह, इसके लिए यूज़ हो रहा है, या फिर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो corporation or the companies created by the central government are not immune from the state taxation or local taxation। The reason is that the corporation or the company is a separate legal entity। अब यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है। पहली चीज़ तो सेंट्रल की प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर सेंटर ने कोई कॉर्पोरेशन बनाई है या फिर कंपनी बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी बना दी, उसके पास इम्यूनिटी नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेशन और कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके पास एक मतलब लॉ से बनाई गई एक जो है एक एंटिटी है, मतलब एक पर्सन है, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो एक। तो कॉर्पोरेशन और कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है उसके ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकता है। एग्जेम्पशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी और स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लगा सकती। द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ द स्टेट इज एग्जेप्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। तो वो प्रॉपर्टी और वो पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट को आ रहा है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। सच इनकम मे बी डिराइव्ड फ्रॉम द सोवरेन फंक्शंस और द कमर्शियल फंक्शन। और ये मैटर नहीं करता कि वो पैसा सोवरेन फंक्शन से आ रहा है या फिर कमर्शियल फंक्शंस में से आ रहा है, बट द सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट इफ द पार्लियामेंट सो प्रोवाइड। पहली चीज़ तो स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई या फिर स्टेट की जो इनकम हो गई उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, ये ऐसा प्रोविजन है। सच इनकम मे बी ड्राइव, और भले ही ये इनकम जो है कमर्शियल फंक्शन से आ रही हो या फिर सोवरेन फंक्शन से आ रही है, ये मैटर नहीं कर सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट इफ द पार्लियामेंट सो प्रोवाइड। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो अमेंडमेंट करके या फिर कुछ चेंजेस करके, लॉ पास करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस, कमर्शियल ऑपरेशंस पर जो है स्टेट की टैक्स लगा सकते हैं। सेंटर अगर पार्लियामेंट चाहे तो कमर्शियल ऑपरेशंस, मतलब पैसे कमाने के मोटिव से जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है टैक्स लगा सकता है। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी particular trade or business or incidental to ordinary function of the government and would not and
इट वुड नॉट बी एबल टू टैक्स। और पार्लियामेंट के पास ये भी ताकत है कि वो एक पर्टिकुलर ट्रेड या फिर बिजनेस को है इंसिडेंटल या फिर एक ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, तब वो टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नोटेबली द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी सिचुएटेड इन द स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब स्टेट की प्रॉपर्टी जो है और स्टेट की जो इनकम है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि पंचायत राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया, इन सब की प्रॉपर्टी की यहाँ बात नहीं हो रही। तो वो प्रॉपर्टी, वो इनकम जो लोकल अथॉरिटीज़ को आ रही है, जो स्टेट के अंदर ही, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल अथॉरिटीज़ होती है और उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो इनकम है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। उनके पास इम्यूनिटी नहीं है टैक्स के ऊपर। कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, और शायद मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लोकल अथॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पर भी और इनकम पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सिमिलरली द प्रॉपर्टी और द इनकम of corporation and the companies owned by the state can be taxed by the center। अब सेम चीज़ यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई कॉरपोरेशन या फिर कंपनी बनाई है तो उसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। और सेम चीज़ यही है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई भी एक कंपनी बनाई है या फिर कॉरपोरेशन बनाई है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा सकती है। और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि एक कॉरपोरेशन और कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट जो है उसकी एग्जिस्टेंस होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। द सुप्रीम कोर्ट इज एन एडवाइजरी ओपिनियन RECA Customs Act 1963 held that the immunity grants to the states in respect of the central taxation does not extend to the duties of the customs or the duties of excise. In other words, the center can impose custom duty on the goods imported or exported by the states, on excise duty on the goods produced और मैन्युफैक्चर बाय द स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन में ये कहा कि जो इम्यूनिटी स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से, ये ड्यूटीज़ को और कस्टम्स को एक्सटेंड नहीं होती है। मतलब स्टेट के पास कुछ इम्यूनिटीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन ये इम्यूनिटी जो है कस्टम्स को और ड्यूटीज़ को कवर नहीं कर सकती। अगर दूसरे सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ लगा सकती है उन गुड्स पर जो स्टेट इंपोर्ट कर रहा है या फिर स्टेट एक्सपोज कर रहा है, और एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है उन गुड्स पर जो स्टेट मैन्युफैक्चर कर रहा है स्टेट उसकी एरिया के अंदर। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे? The state and the center financial relations in normal circumstances, normal times describe above undergo changes during the emergencies. There are as follow। तो जो सेंटर और स्टेट की जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो नॉर्मल टाइम्स में हमने अब तक पढ़ लिया है क्या क्या थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे कौन कौन टैक्स लगाता है, ये फाइनेंशियल रिलेशंस है सेंटर और स्टेट की। लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो नीचे देखते हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट लगा देते हैं तो प्रेसिडेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू हो जाए चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाए, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। और डिवाइड किस बेसिस पे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजंस दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से वो रेवेन्यू सेंटर और स्टेट में डिवाइड होता है। लेकिन इसको प्रेसिडेंट इमरजेंसी के दौरान मॉडिफाई कर सकता है। This means the president can either reduce or cancel the transfer of finance, both tax sharing and grant aids from the center to the states। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी के दौरान जो ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस है, मतलब पैसा जो भेजना है सेंटर से स्टेट के पास, उसको कम कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। दोनों पर्सपेक्टिव में, मतलब टैक्स का पैसा शेयर करने में भी और ग्रांट्स, अगर ग्रांट सेंटर ने वादा किया था कि ग्रांट्स दिया जाएगा, बाद में उस ग्रांट्स को रोका भी जा सकता है। जो पैसा सेंटर से स्टेट के पास जा रहा है उनको प्रेसिडेंट रोक सकता है या फिर कम कर सकता है। Such modification continues till the end of the financial year in which the emergency cease to operate। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल 1 से मार्च 31, मतलब जिस साल में इमरजेंसी लगी। अब अप्रैल 1 से नया जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सपोज कीजिए इमरजेंसी अगस्त में खत्म हो गई, लेकिन अगस्त के बाद से भी ये जो मॉडिफिकेशन किया था प्रेसिडेंट ने वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक चलेगा। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मार्च 31 तक वो चलेगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में जो है नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो ये मॉडिफिकेशन चलेगा। Financial emergency। While the proclamation of financial emergency under Article 360 is in operation, the center can give the direction to the states। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो सेंटर है कुछ डायरेक्शंस दे सकता है, कुछ ऑर्डर्स दे सकता है स्टेट को, किन किन मैटर्स पे? टू ऑब्जर्व द specified canons of the financial property, to reduce the salaries and allowance of the all class of the person serving in the state, and to reserve all the bills, money bills or other financial bills for the consideration of the president। मतलब
जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 360, तो सेंटर जो है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किन किन मैटर्स पे, ऑर्डर्स दे सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर्स देंगी स्टेट को किन किन मैटर्स में कि आप जो है सैलरीज और अलाउंसेस को कम करिए उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो स्टेट के अंदर सर्व कर रहे हैं। और वो बिल, चाहे वो कोई भी मनी बिल हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल बिल हो, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, उसको रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। मतलब अगर कोई भी मनी बिल है, कोई भी फाइनेंशियल बिल है, वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख देंगे और प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उसके उस बिल का क्या करना है। और हर एक फाइनेंशियल स्पीयर के अंदर सेंटर जो है स्टेट को फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पे डायरेक्शंस देता है। ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब सेंटर और स्टेट की जो रिलेशंस है उसमें चेंजेस क्या क्या हुए ये देखते हैं। टिल 1967 द सेंटर स्टेट रिलेशन बाय द लार्ज वेर स्मूथ एंड ड्यू टू वन पार्टी रूल एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो 1967 तक जो सेंटर और जो स्टेट के रिलेशंस थे वो बहुत स्मूथ थे, कोऑपरेटिव थे, अच्छे चल रहे थे, क्योंकि वन पार्टी रूल था। मतलब 1967 से पहले तक जो सेंटर था वहाँ पे भी कांग्रेस थी और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में भी कांग्रेस थी, तो वन पार्टी डोमिनेंस था सेंटर में भी और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी। इन 1967 इलेक्शंस द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन 9 स्टेट्स एंड इट्स पोजीशन एट द सेंटर बिकेम वीक। तो 1967 के इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी है उसको 9 स्टेटों में डिफीट मतलब वो हार गई 9 स्टेट्स में, और उसकी जो पोजीशन थी मतलब सेंटर पे जो पार्लियामेंट के लोकसभा में जो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी तो वीक हो गई। दिस चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो हेराल्डेड अ न्यू एरा इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो पहले तो 1967 से पहले तक तो स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में भी कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी, तो स्मूथ सेंटर स्टेट रिलेशंस थे। लेकिन अब ये 1967 के बाद सेंटर में अलग पार्टी आ गई, स्टेट्स में अलग पार्टी आ गई, और सेंटर में भी जो कांग्रेस की पोजीशन थी वो थोड़ी बहुत वीक हो गई। तो इससे एक पॉलिटिकल सिनेरियो में हमारे इंडिया के जो पॉलिटिक्स में है और जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बहुत बड़ा चेंज आया। द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट्स अपोज द इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी मतलब स्टेट्स में अलग पार्टी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो उसकी गवर्नमेंट स्टेट्स के अंदर है। इन्होंने ये जो सेंट्रलाइजेशन, जो बढ़ते हुए सेंट्रलाइजेशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट्स के मैटर में, स्टेट्स के एटमॉस्फेयर में इंटरफेरेंस को अपोज किया। मतलब स्टेट सेंटर का इंटरवेंशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स में जो स्टेट के अंदर जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। देयर इज द इशू ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी एंड डिमांडेड मोर पावर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स। तो जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी स्टेट्स के अंदर, इन्होंने स्टेट ऑटोनॉमी में भी स्टेट्स को ज़्यादा पावर देने की डिमांड की, और दूसरी चीज़ स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। दिस कॉज्ड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसकी वजह से थोड़े टेंशन और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आई सेंटर स्टेट रिलेशंस में। टेंशन एरिया इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब नीचे यहाँ पे लक्ष्मीकांत में 14 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये जो 14 एस्पेक्ट्स है यहाँ पे मेजॉरिटी केसेस में सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब ये एक ऐसे एरियाज है जहाँ पे डिस्प्यूट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेंटर स्टेट में बहुत ज़्यादा डेडलॉक सिचुएशन आती है, डिस्प्यूट होने की सिचुएशन ज़्यादा आती है। अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। तो जानते हैं हम लोग कि गवर्नर जो है उसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट करते हैं, डिसमिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, और यहाँ पे स्टेट्स की जो है कोई भी राय नहीं ली जाती है, और गवर्नर जो है सेंटर का एज एन एजेंट जाके स्टेट में काम करता है। डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ द गवर्नर्स। मतलब अब जो गवर्नर है, गवर्नर ऑब्वियसली सेंटर की जो पार्टी है, मतलब सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव रूलिंग एग्जीक्यूटिव पार्टी होगी वो रूलिंग पार्टी की एग्जीक्यूटिव होगी, और वही एग्जीक्यूटिव जो है एडवाइस देते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर देते हैं एडवाइस प्रेसिडेंट को, और वही प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। अब जो गवर्नर होगा ऑब्वियसली इनकी पार्टी का ही होगा, इनकी पार्टी को फेवर करेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी रोल और जो पार्टी के उसमें पार्टी के थ्रू जो फेवर करते हैं गवर्नर्स, उसमें जो है सेंटर स्टेट रिलेशन में डिस्प्यूटिंग सिचुएशन आती है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर द पार्टीशन इंटरेस्ट, मतलब पार्टी के इंटरेस्ट के लिए। आप सपोज कर लीजिए, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सेंटर में एक पार्टी है, और जो स्टेट्स में है वो दूसरी पार्टी है। अब सेंटर के पास ये ताकत है कि वो अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट लगा सकता है स्टेट में, और यहाँ की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है इसको हटा सकता है। तो पार्टी के इंटरेस्ट के लिए, पार्टी को मतलब पार्टी के बेनिफिट के लिए कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स की जो उनकी अपोजिशन की जो पार्टी होती है उसके प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा के वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट को हटा देते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब पहली चीज़, एक प्रोविजंस है हमारे, कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देते हैं कि सेंटर जो है स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए फोर्सेस आर्मी डिप्लॉय कर सकती है। अब ये हमारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड किया गया था ताकि कल के दिन जो है कोई भी स्टेट सेक्शनिस्ट टेंडेंसी ना लाए, रीजनल टेंडेंसीज ना लाए। इंडिया एज अ यूनिट है, इंडिया एक कंट्री है, और इस जो है मोटिव को जगाने के लिए, इस आइडिया को जगाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए इस प्रोविजन को लाया दिया गया था। कल के दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये
थिंकिंग थी कि अगर कल के दिन इंडिया का कोई पार्ट या फिर इंडिया का कोई स्टेट अगर कल के दिन अलग होने की कोशिश करे, मतलब अगर कल के दिन इंडिया का कोई भी हिस्सा उठ के ये कह दे कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है, हम अलग हो रहे हैं, मतलब हम इंडिया के साथ अब नहीं रहेंगे, हम एक सेपरेट कंट्री चाहिए, हम अलग है, अगर ऐसा कहने की कोई स्टेट कोशिश करे तो उन एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए ये प्रोविजंस डाले गए थे जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फोर्सेस डिप्लॉय करेगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस प्रोविजन का कभी कभार बहुत गलत इस्तेमाल भी किया गया है। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले जरी देर पहले भी बताया था, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, स्टेट की लेजिस्लेचर एक बिल पास करती है, वो बिल जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देता है, मतलब उसके ऊपर एसेंट जो है अपनी सिग्नेचर जो है गवर्नमेंट नहीं देगा, जो गवर्नर है वो नहीं देगा, वो अब देंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, प्रेसिडेंट एक बार भी वापस भिजा सकते हैं, 2 बार भी, कितनी भी बार चाहे उस बिल को वापस भिजा सकते हैं और पूरी जो है फ्रीडम है प्रेसिडेंट के पास कि वो अब चाहे तो अपनी साइन उस पर करे, चाहे तो उस पर ना करे। डिस्क्रिमिनेशन इन द फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट। अब सेंटर जो है कभी कभार जो पैसा का जो एलोकेशन है, मतलब जो फाइनेंस स्टेट्स को देता है वो कभी कभार डिस्क्रिमिनेटरी देता है, मतलब किसी स्टेट को ज़्यादा दे दिया, किसी स्टेट को कम दे दिया। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन अप्रूविंग द स्टेट प्रोजेक्ट टिल इट्स रिप्लेसमेंट बाय द नीति आयोग इन 2015। तो जो प्लानिंग कमीशन का रोल था उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है स्टेट्स को उतना उसकी टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, मतलब जो उसकी मेन प्रायोरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद अप्रोच थी स्टेट गवर्नमेंट्स, जो सेंटर पे ज़्यादा अप्रोच थी उसकी। तो बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से 2015 में, जब नई गवर्नमेंट आई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS IFOS, दिस इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हर एक फेडरेशन में सेंटर की अलग पब्लिक सर्विसेज होती है, स्टेट की अलग पब्लिक सर्विसेज होती है। तो इंडिया में भी सेम सिचुएशन है, स्टेट की सेंटर की अलग अलग पब्लिक सर्विसेज है, लेकिन इनके एडिशन में ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिनको रिक्रूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको ट्रेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका अल्टीमेट उसकी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज पे ज़्यादा जो है स्टेट्स की राय को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसलिए भी डिस्प्यूट होते हैं। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज जो है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के थोड़ा अगेंस्ट है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनके पॉलिटिकल पर्पस जो है, उनकी जो अब हो गया एडवर्टाइजमेंट, उनके पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो पॉलिटिकल पर्पस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते थे। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। मतलब सपोज के लिए सेंट्रल में एक अलग गवर्नमेंट है, सेंटर में एक अलग पार्टी है, स्टेट्स में अलग पार्टी है, तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट की जो दूसरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, जिन्होंने दूसरी पार्टी ने स्टेट की गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी ताकि जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी इमेज को ख़राब किया जा सके। शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो जब फाइनेंसेस मतलब पैसा बांटने की बात आती है स्टेट्स और सेंटर में। एंक्रोचमेंट बाय द स्टेट्स ऑन द एंक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। मतलब सेंटर का इंटरफेरेंस सेंटर का इंटरफेरेंस स्टेट लिस्ट में। मतलब यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में नॉर्मल केसेस में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कभी कभार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर भी करती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द स्टेट्स। मतलब जो सेंटर की जो स्कीम्स है, सेंटर की स्पॉन्सर की गई स्कीम्स जो स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है। मॉडस ऑपरेंटी ऑफ सेंट्रल एजेंसीज लाइक CBI, ED एंड सो ऑन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, ये सबका गलत इस्तेमाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है थोड़े केसेस में। Issues of center-state relation have been under consideration since mid-1960s. In this direction, the following development have been take place. तो ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के जो इश्यूज़ थे ये कब से शुरू हुए? 1960s में से ही इनको पहचाना जाना शुरू किया गया। मतलब ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। 1960s के बाद से इसमें बहुत गौर और फिक्र करना शुरू किया लोगों ने। तो इस डायरेक्शन में नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को। The central government appointed 6-member First Administrative Reform Commission of India in 1966 under the chairmanship of Morarji Desai, followed by the K. Hanumanthayya. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक 6 मेंबर की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को बनाया। ARC कमीशन भी इसको कहा जाता है। 1966 में ये फॉर्म हुई थी। इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई और इनको बाद में रिप्लेस किया था कि हनुमंतैया ने। इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इंक्लूड अमॉन्ग अदर्स द एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और एक थरोली एग्जामिन करे सेंटर स्टेट रिलेशंस को। इन ऑर्डर टू एग्जामिन थरोली द वेरियस इशूज इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ARC कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टडी टीम अंडर द MC सेतलवड़। तो सही से एग्जामिन करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को सही से थरोली एग्जामिन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, इन्होंने एक स्टडी टीम बनाई थी MC सेतलवड़ जी के अंडर। On the basis of report of this study team, the ARC, that is Administrative Reform Commission, finalized its own report and submitted to the central government in 1969. तो
1966 में ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को अपॉइंट किया गया था मोरारजी देसाई जी के अंडर। और 1969 में इस ARC ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये फाइनल रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाई गई थी? सेतलवड़, ये जो स्टडी टीम थी सेतलवड़ जी के अंडर, MC सेतलवड़ जी के अंडर, इसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की गई 1969 में। इट मेड 22 रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आर, तो 1969 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की सेंट्रल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने। तो इसमें 22 रिकमेंडेशंस थी और इन 22 रिकमेंडेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो है वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएंगे, ये कहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने। और इन 22 रिकमेंडेशंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिकमेंडेशंस हैं वो एम लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया सब में पहले अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए। अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टीसियन एटीट्यूड एज द गवर्नर। तो ये कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, ये सही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब एक पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करोगे तो ये देखिए कि उस पर्सन का पब्लिक लाइफ पर और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, वो एक नॉन पार्टीशन एटीट्यूड हो, मतलब वो एक पार्टी के फेवर में ना काम करे, एक न्यूट्रल मेंबर होकर काम करे, देश के भले के लिए काम करे, मतलब एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करे। तो ऐसे आदमी को आप गवर्नर बनाइए, ये कहा गया। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंड टू द स्टेट्स, और ये भी कहा गया कि जो मैक्सिमम पावर है वो आप डेलीगेट कीजिए स्टेट्स को, मतलब जितना हो सके मैक्सिमम पावर स्टेट्स को देने की कोशिश कीजिए। ट्रांसफर ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी अपॉन द सेंटर, और ये भी कहा गया कि ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप स्टेट को ट्रांसफर करिए ताकि वो सेंटर पर डिपेंड ना हो रिसोर्सेज के लिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज इन द स्टेट्स आइदर ऑन देयर रिक्वेस्ट और अदरवाइज। तो जो सेंट्रल की जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो स्टेट्स में लगाई जाती है, डिप्लॉय की जाती है, लेकिन ये तभी हो कि जब सेंटर आपसे रिक्वेस्ट करे या फिर बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा किया जाए, एज अ लास्ट रिजॉर्ट इसको किया जाए। No action was taken by the central government on the recommendation of administrative reform commission। ऑब्वियसली बात है इस रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया। राजमन्नार कमेटी इन 1969 तमिलनाडु गवर्नमेंट DMK, दैट इज द्राविड़ा मुनेत्रा कज़ागम, मे बी आई हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। तो DMK पार्टी जो है तमिलनाडु में 1969 में उन्होंने अपॉइंट किया एक 3 मेंबर कमेटी को, इसके चेयरमैनशिप के अंदर डॉक्टर PV राजमन्नार, तो इनके नाम पे ही इस कमेटी को कहा जाता है राजमन्नार कमेटी। तो अगली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर मोरारजी देसाई, बाद में इनको फॉलो किया के हनुमंतैया जी ने। अब राजमन्नार कमेटी को किसने अपॉइंट किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। 3 मेंबर्स की कमेटी थी, 1969 में अपॉइंट किया गया था। जिस साल में रिपोर्ट आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, उसी साल में अपॉइंट किया था राजमन्नार कमेटी को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। 3 मेंबर की काउंसिल थी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर PV राजमन्नार, तो इनके नाम पे ही राजमन्नार कमेटी है ये। एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड सजेस्ट द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू सिक्योर अटमोस्ट ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। ये कहा गया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की जो काउंसिल बनाई थी, इनको ये कहा गया कि आप सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस है इसको थरोली एग्जामिन कीजिए, अच्छे से एग्जामिन कीजिए और थोड़ा अमेंडमेंट सजेस्ट कीजिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड कीजिए जिससे हम जो है स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दिला सके, मतलब स्टेट्स की पावर को बढ़ा सके। द अदर 2 मेंबर्स ऑफ द कमिटी वे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर एंड PC चंद्रा रेड्डी। तो ये बाकी 2 मेंबर्स थे, सिर्फ चेयरमैन याद रखिए, चेयरमैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 1971। तो 1969 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी, 1971 में इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे दी। द कमिटी आइडेंटिफाइड द रीजन फॉर द प्रिवेलिंग यूनिटरी टेंडेंसीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन द कंट्री। दे इंक्लूड, मतलब ये कमेटी ने सब में पहले तो ये बताया कि नीचे दिए गए कुछ 4 रीजन्स हैं, मतलब लक्ष्मीकांत में 4 रीजन्स दिए गए हैं। ये वो रीजन्स है जिसकी वजह से हमारे जो हमारा पॉलिटी है, हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, इसके अंदर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्यों बढ़ी है, मतलब जो सेंटर का जो इन्फ्लुएंस है, सेंटर की जो पावर है, यूनिटरी जो ट्रेंड है, ये क्यों बढ़ा है, इसके रीजंस नीचे दिए गए हैं। दे इंक्लूड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कन्फर स्पेशल पावर ऑन द सेंटर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस हैं जो स्पेशल पावर देते हैं सेंटर को। 1 पार्टी रूल बोथ इन द सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब जब एक ही पार्टी रूल में आ रही है सेंटर के में और स्टेट्स में भी। inadequacy of the state's fiscal resources and consequent depends on the center for the financial assistance, मतलब स्टेट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होना और स्टेट जो है सेंटर के ऊपर डिपेंड होना फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, मतलब जो प्लानिंग कमीशन था, ये प्लानिंग कमीशन की आइडियोलॉजी जो थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। अब नीति आयोग की अप्रोच है उल्टी, उससे बॉटम टू टॉप अप्रोच, मतलब सेंटर फिर उसके बाद स्टेट्स फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ये थी प्लानिंग कमीशन की जो कहते हैं ना मोटिव
जो प्रिंसिपल जो फॉलो करता था ये वो प्लानिंग कमीशन का प्रिंसिपल था। तो इस वजह से भी जो है सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी वो बढ़ रही थी। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी आर एज फॉलो। तो इन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया, एन इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी सेटअप इमीडिएटली अंडर आर्टिकल 263। यही आर्टिकल 263 के अंदर एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए। प्लानिंग कमीशन शुड बी डिसबैंडेड एंड इट्स प्लेस शुड बी टेकन बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये कहा गया कि प्लानिंग कमीशन को आप हटाइए और इसकी जगह एक स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई हो। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में एक लॉज पास होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ पास होता है, उस लॉ के थ्रू एक बॉडी को या फिर अथॉरिटी को बनाया जाता है। तो वो चीज़ जो लॉ के थ्रू बनाई गई हो वो है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी से आप रिप्लेस कर दीजिए। आर्टिकल 356, 357, 365, आर्टिकल 356, 357 और 365 ये सब डील करते हैं प्रेसिडेंट रूल से। डीलिंग विद द प्रेसिडेंट रूल शुड बी टोटली ओमिटेड। इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट रूल को आप टोटली हटा दीजिए। ये थी राजमन्ना कमेटी की रिकमेंडेशन। बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। द प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड। तो ये जो प्रोविजंस हैं स्टेट मिनिस्ट्री के, स्टेट मिनिस्ट्री मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि जो स्टेट के जो मिनिस्टर है, मतलब स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, रूलिंग पार्टी, जो स्टेट में जो रूलिंग पार्टी आती है उसकी एग्जीक्यूटिव आती है, वही लोग मिनिस्टर्स बनते हैं। तो ये गवर्नर के प्लेजर में रहेंगे। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये होता है, अगर गवर्नर को ये लगता है कि जो स्टेट के अंदर जो पार्टी रूल कर रही है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, तो गवर्नर एक रिपोर्ट बनाएगा, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के बेस पे वो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देगा और वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्ट्री है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये कहने की बात है, द प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड। मतलब मिनिस्टर्स जो है अपने ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक गवर्नर उनको सपोर्ट करेगा। ये कहने की बात हुई। अगर गवर्नर एक रिपोर्ट लिख के दे दे कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, वहाँ की या तो स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर देगा या फिर सस्पेंड कर देगा, मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसकी बात हो रही है, इसको हटाना चाहिए, ओमिटेड। सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेट लिस्ट। अब पहली चीज़ तो आपको ये पता है कि 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों बनाते हैं, और स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अब ये कहा जा रहा है कि यूनियन लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के थोड़े सब्जेक्ट्स को है स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करिए। मतलब स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा मैटर्स दीजिए, ज़्यादा सब्जेक्ट्स दीजिए जिसपे वो लॉ बना सके। तो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, उसकी ऑटोनॉमी है, वो बढ़ेगी। रेसिडुअरी पावर शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। अब रेसिडुअरी पावर्स समय पहले तो कुछ सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में, कुछ है कॉन्करेंट लिस्ट में, कुछ है स्टेट लिस्ट में। अब वो सब्जेक्ट्स, वो मैटर्स जो तीनों लिस्ट में नहीं है, रेसिडुअरी मतलब बचे कुचे, उनके ऊपर पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है सेंटर को। मतलब रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, यानी कि पार्लियामेंट। लेकिन यूएसए में कैसा है, वहाँ पे स्टेट बनाती है। तो यही बात ये कही जा रही है कि रेसिडुअरी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ना दी जाए, वो दी जाए स्टेट्स गवर्नमेंट को। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS शुड बी अबॉलिश्ड। मतलब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल है, इसको वायलेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये IAS, IPS, IFS जो है, इनको डिफेंड किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोस्ट है। लेकिन राजमन्ना कमेटी ने ये कहा कि इसको अबॉलिश कर दीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर द रिकमेंडेशन ऑफ राजमन्ना कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया राजमन्ना कमेटी को। हम यहाँ पे स्टडी के पर्सपेक्टिव से बैठे हैं, हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है, किसी भी चीज़ को जज करने का अभी हमारे ऊपर हक नहीं है। हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है, पास्ट में क्या क्या हुआ था, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, क्या क्या चेंजेस हुए थे, ये सब हमारे पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है। किसी भी चीज़ के ऊपर हमें कोई ओपिनियन नहीं देना है। जो किताब में दिया गया है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। Anandpur Sahib Resolution 1973. Akali Dal adopted a resolution containing both political and religious demand in a meeting held at Anandpur Sahib in Punjab. Now 1973 में अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। इस रेजोल्यूशन में दो भी थे, थोड़े पॉलिटिकल डिमांड्स थे और थोड़े रिलीजियस डिमांड्स थे। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिब में हुई थी, पंजाब में हुई थी। तो ये जो शिरोमणि अकाली दल है, ये एक सेंट्रल राइट पॉलिटिकल पार्टी है। ये पंजाब की है, मेनली पंजाब की है। ये सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस के बाद। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सब में ज़्यादा ओल्डेस्ट पार्टी है। इसके बाद जो ओल्डेस्ट पार्टी है वो है अकाली दल। द रेजोल्यूशन जनरली नोन एज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिब पंजाब में हुई थी। तो इसलिए इस रेजोल्यूशन को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। डिमांडेड दैट द सेंटर जुरिस्डिक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड द एंटायर रेसिडुअरी पावर शुड बी वेस्टेड टू द स्टेट्स। तो इन्होंने ये कहा कि जो सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ डिफेंस पे होना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स पे होना चाहिए, कम्युनिकेशन पे होना चाहिए, करेंसी पे होना चाहिए, और बाकी की जो रेसिडुअरी पावर है, मतलब जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स है, जो बचे कुछ पावर है, वो सारी स्टेट के पास आ जानी चाहिए। ये कहिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने।
It stated that the constitution should be made federal in real sense and should ensure equal authority and representation to all the states at the center. तो पहली चीज़ इन्होंने ये कहा कि ये जो सेंटर का जो इंटरफेरेंस है, सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन है, सेंटर की जो पावर है वो सिर्फ डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में, कम्युनिकेशन में, करेंसी में होनी चाहिए और बची हुई सारी पावर स्टेट को दे देनी चाहिए। और पहली चीज़ तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। हम कैनेडिया की तरह है, कनाडा में भी क्वासी फेडरल है, वहाँ पे फेडरलिज्म है, इंडिया में भी फेडरलिज्म है, लेकिन थोड़ी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ताकि हमारी इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। लेकिन इन्होंने कहा हम प्योर फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करते। अब अमेरिका है प्योरली फेडरल है, वो सही तरीके से जो फेडरल मोल्ड है उसको फॉलो करता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। लेकिन अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन ने ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्योरली फेडरल करना देना चाहिए, रियल सेंस में फेडरल बना देना चाहिए और इक्वल अथॉरिटी दे दी चाहिए सारे स्टेट्स को। और स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द सेंटर शुड बी इक्वल। The constitution should be made federal in real sense and should ensure equal authority and representation to all the states and the center. अब राज्यसभा है, राज्यसभा में आपको रिप्रेजेंटेशन मतलब हर एक स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, और जो मेंबरशिप है वो वेरी करती है 1 से लेकर 31 तक। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। जो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है मतलब स्टेट को सीट्स राज्यसभा में इस बेसिस पे मिलती है जितने स्टेट में पॉपुलेशन है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा सीट्स मिलेगी, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए की जो सेनेट है वहाँ पे 100 सीट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से 2 बंद जाते हैं, 100 सीट्स बढ़ जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो यही बात कह रही है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल मिलना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ योर एरिया, रिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉपुलेशन। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। In 1977, West Bengal government led by communists published a memorandum on center-state relation and sent it to the central government. तो 1977 में वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में आई और जो कम्युनिस्ट थे वो पावर में है और उन्होंने एक मेमोरेंडम पब्लिश किया। और किस पर पब्लिश किया? सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे एक मेमोरेंडम पब्लिश किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भेजा। द मेमोरेंडम इंटर आलिया सजेस्टेड द फॉलोइंग। तो मेमोरेंडम में सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ सजेशंस थे। तो पहली चीज़ तो द वर्ड यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड फेडरल। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूनियन लिखा हुआ है, आर्टिकल 1। अगर मैं उसके एक सेंटेंस में कहूँ तो इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। रीजंस 2 मैंने ये भी बताए थे, क्योंकि हमारा जो हमने फेडरेशन वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा हमारे जो स्टेट्स इंटीग्रेट हुए हैं, हमारा जो इंडिया बना है वो स्टेट्स के बीच में किसी एग्रीमेंट के बेस पर नहीं बना है और कोई भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो हमारी यूनियन मतलब हमारे जो इंडिया की से है वो अलग हो सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो होने वाला था नहीं। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंटर शुड बी कन्फाइंड टू द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। ये कहा गया कि जो सेंटर का इंटरफेरेंस है, सेंटर का जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसकी जो पावर है वो सिर्फ डिफेंस तक, फॉरेन अफेयर्स तक, करेंसी का, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन तक ही रहे। ऑल द अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रेसिडुअरी शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट्स। और ये कहा गया कि बची कुड़ी सारी पावर, सारे सब्जेक्ट्स जो है, बची कुड़ी जो रेसिडुअरी पावर है वो स्टेट्स को दे दी जाए। आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 357 प्रेसिडेंट रूल्स, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी रिपील्ड। ये कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और 357, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 जो है इसको हटा दिया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। द स्टेट कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो या तो एक्सटर्नल मतलब इंडिया का जो पार्ट नहीं है उसको इंडिया के पार्ट अंदर इंक्लूड करके कोई स्टेट बनाए, या फिर इंडिया का जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसकी बाउंड्री को, एरिया को, नाम को अल्टर कर सकती है पार्लियामेंट, दैट टू विद द सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन ये कहा गया कि स्टेट की कंसेंट के बिना मतलब स्टेट की परमिशन के बिना, स्टेट की अप्रूव मतलब उसकी राय के बिना जो आप स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक नया स्टेट नहीं बना सकते। मतलब स्टेट की कंसेंट ज़रूरी है जब सेंटर एक नया स्टेट बनाना चाहती है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है एग्जिस्टिंग स्टेट्स का। ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज बाई द सेंटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज 75% शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। ये कहा गया कि जो टोटल रेवेन्यू, जो टोटल इनकम, जो टोटल पैसा आ रहा है सेंटर के पास सारे रिसोर्सेज से, मतलब टैक्स रिसोर्सेज से भी और नॉन टैक्सिंग रिसोर्सेज से भी, उसका 75% जो है स्टेट्स को दे देना चाहिए। द राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर्स विद दैट ऑफ लोकसभा। ये कहा गया कि राज्यसभा जो है उसको बराबर पावर दीजिए आप लोकसभा में। राज्यसभा मतलब वहाँ पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकसभा यानी कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो MPs हम इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, वो लोकसभा में बैठते हैं। जो राज्यसभा में MLA इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू करते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। तो ये कहा गया कि स्टेट्स की पावर को बढ़ाइए। राज्यसभा की पावर को लोकसभा से इक्वल करने का मतलब कि जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट की पावर को बढ़ाना। देयर शुड बी ओनली सेंटर एंड द स्टेट सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी अबॉलिश्ड। ये कहा गया कि सिर्फ सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज को आप हटा दीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड मेड बाय द मेमोरेंडम। ऑब्वियसली बात है ये डिमांड्स फुलफिल होने वाली थी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की नहीं इन डिमांड को।
अगर मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, राजमन्नार कमेटी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम को अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, तो अगर आप एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उसको आप एक तरीके के लिए मान भी सकते हो, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन राजमन्नार कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, जो सजेशन थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के, वो जो है थोड़े एक्सट्रीम हो गए, थोड़े एक्सट्रीम मतलब थोड़े उससे ज़्यादा हो गए। और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, एक स्टेप इससे भी आगे हो गया। ये अगर हम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम की अगर रिकमेंडेशंस को माने, तो वो एक सेक्शनल टेंडेंसी, रीजनल टेंडेंसी लाने की कोशिश करेगा। इंडिया के अंदर जो है डिस्पैरिटीज आना शुरू हो जाएंगी। अब देखते हैं सरकारिया कमीशन। In 1983, the central government appointed a 3-member commission on the center-state relations under the chairmanship of R.S. Sarkaria, a retired judge of Supreme Court. B. Sivaraman, S.R. Sen were 2 other members of the commission. तो 1983 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने 3 मेंबर की कमीशन अपॉइंट की और उनका काम था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को आप एग्जामिन करिए। और इसके चेयरमैन थे R.S. सरकारिया, ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनके नाम पर सरकारिया कमीशन बनाया गया। सरकारिया कमीशन इनके सरकारिया R.S. सरकारिया जी के नाम पे ही सरकारिया कमीशन को नाम दिया गया था। द कमीशन आस्क्ड टू एग्जामिन द रिव्यू एंड द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन ऑल स्फीयर, रिकमेंडिंग द अप्रोप्रिएट चेंजेस एंड मेजर्स। इट सबमिटेड ए रिपोर्ट इन 1988। तो कमीशन को ये कहा गया कि आप जो है हमारा जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, उनको सारे स्पीयर्स में आप एग्जामिन कीजिए। मतलब इकोनॉमिक स्पीयर हो गया, सोशल स्पीयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सब स्पीयर्स में आप एग्जामिन कीजिए। लेजिस्लेटिव स्पीयर को भी कंसिडर कीजिए। तो इन सारे स्पीयर को इस पर सही से एग्जामिन कीजिए, इसको थरोली आप जो है स्टडी कीजिए और आप थोड़े रिकमेंडेशंस थोड़े है जो है कुछ चेंजेस जो है वो आप रिकमेंड कीजिए, थोड़े मेजर्स आप रिकमेंड कीजिए। तो ये आई थी 1983 में सरकारिया कमीशन जो है। ये क्या हो गया? सरकारिया कमीशन 1983 में फॉर्म हुआ था। 1988 में मतलब 5 साल की बहुत थरो एग्जामिनेशन के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। The commission did not favor the structural change and regarded the existing constitutional arrangement and the principle relating to the institutions basically sound. तो सरकारिया कमीशन ने ये कहा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरी नहीं है। मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सेंट्रल स्टेट का अरेंजमेंट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली साउंड है। मतलब ये सही से काम कर रहे हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। बट इन एम्फसाइजेस द नीड ऑफ चेंजेस इन द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट। मतलब आप स्ट्रक्चर को नहीं मत बदलिए, लेकिन आपके जो फंक्शंस है, आपके जो ऑपरेटिंग, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, आप जो फंक्शन कर रहे हैं, जैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर के, इसके अरेंजमेंट के अंदर, उसमें आप थोड़े चेंजेस लाइए। इट ऑब्जर्व्स दैट द फेडरलिज्म इज मोर ए फंक्शनल अरेंजमेंट फॉर द कोऑपरेटिव एक्शन देन द स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा फेडरलिज्म है ये ज़्यादातर एक फंक्शनल अरेंजमेंट है। मतलब आप कैसे फंक्शन करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, कैसे आप ऑपरेट करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आप जो है ये कॉन्सेप्ट को, ये जो अरेंजमेंट है इसको ही चेंज कर दें। इट outrightly rejected the demand for curtailing the powers of the center and stated that the strong center is essential to safeguard the national unity and integrity, which is being threatened by the falciparuous tendencies in the body politics. मतलब ये कहा गया कि अगर हम सेंटर की जो पावर है उसको कम कर दें, मतलब कर्टेल कर दें, अगर सेंटर की पावर हम कम कर देंगे तो इससे जो है हमारे फेडरल बैलेंस को नुकसान पहुंचेगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा ज़रूरी है ताकि हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, हमारा जो इंडिया है उसको एक यूनिट बरकरार रखा जाए और हमारी जो इंटीग्रिटी है उसको नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर ज़रूरी है, सेंटर के पास पावर्स होना ज़रूरी है। क्योंकि फैसिपोरियस टेंडेंसी मतलब कोई चीज़ को तोड़ना, ब्रेक, ट्रेंडिंग टू ब्रेक और स्प्लिट इनटू द पार्ट्स। मतलब फैसिपोरियस मतलब कल के दिन ये ना हो जाए कि जो स्टेट्स है इंडिया के यूनियन से अलग होने की कोशिश ना करें। मतलब कोई भी स्टेट उठकर कह रहा है, कोई भी इंडिया का पार्ट उठकर कह रहा है कि इंडिया से हम अलग हो जाएंगे, हम एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तो ऐसी टेंडेंसी ना हो, हमारा इंडिया की जो यूनिटी है वो ना टूटे। इसके लिए ज़रूरी है कि सेंटर के पास पावर होनी चाहिए। हाउएवर इट डिड नॉट इक्वेट स्ट्रॉन्ग सेंटर विद द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना, मतलब सारी पावर सेंटर के पास जाना। इट ऑब्जर्व द ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू ब्लड प्रेशर विद द सेंटर एंड एनीमिया एट द पेरिफेरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी कर दोगे तो ब्लड प्रेशर मतलब खून के ज़्यादा खून हो जाएगा सेंटर के पास, और एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी स्टेट्स के पास। तो ये कह रहे हैं कि सेंटर के मतलब अगर मैं एसेंस में कहूँ तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होना ज़रूरी है जिससे हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और ये भी नहीं है कि ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाए ताकि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा प्रेशर आ जाए और स्टेट्स के पास कुछ पावर बचे ही ना। The commission made 247 recommendations to improve the center-state relations. The important recommendations are mentioned below. तो
सरकारिया कमीशन ने 247 रिकमेंडेशंस दी। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो 20 रिकमेंडेशन मेरी बुक लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। A permanent interstate council called intergovernmental council should be set up under article 263। तो 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाए, और इसकी रिकमेंडेशंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी दी थी और ये राजमनार कमेटी में भी दी थी। राजमनार कमेटी ने भी कहा था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी कहा गया था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए अंडर आर्टिकल 263। और ये सरकारिया कमीशन भी यही कह रहा है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल शुड बी यूज्ड वेरी स्पैरिंगली एंड इन एक्सट्रीम केसेस एज द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव फेल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है हम इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर रहे हैं ताकि कल के दिन कोई स्टेट जो है इंडिया के यूनियन से अलग ना हो, कोई सेक्शनल टेंडेंसी ना बनाए, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से हर एक स्टेट काम करे। तो इसके लिए प्रेसिडेंट रूल को लाया गया था। इसका प्रेसिडेंट रूल का गलत इस्तेमाल ना हो, तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब लास्ट रिजॉर्ट, जब सारे पॉसिबल तरीके, पॉसिबल जो अल्टरनेटिव है वो इस्तेमाल की जाए, फिर भी कंडीशन अगर कंट्रोल में ना रही है, तब जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो होगा प्रेसिडेंट रूल। ये कहा हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, मतलब प्रेसिडेंट रूल को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो यही सरकारिया कमीशन ने कहा कि अंडर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है, जैसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, ये बहुत ही स्पैरिंगली यूज़ किया जाए, मतलब ये सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में इस्तेमाल किया जाए, लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब सारे अल्टरनेटिव फेल हो जाए, लास्ट ऑप्शन यही है, तभी इसको इस्तेमाल किया जाए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन एंड मोर सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड। और जो सरकारिया कमीशन है इसने ऑल इंडिया सर्विसेज के फेवर में बात की। ऑल इंडिया सर्विसेज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत फेवर में बात की थी। ये कहा गया कि कुछ स्ट्रैटेजिक पोस्ट होती हैं जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव का लेवल जो है स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, तो वो काम करती है हमारे इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की ज़रूरत है, और ये कहा गया सरकारी कमीशन ने कि और ऑल इंडिया सर्विसेज आप बनाइए, IAS IPS IFOS है, ऑल इंडिया सर्विसेज आप बनाइए और इंस्टीट्यूट कीजिए, ये कहा गया सरकारी कमीशन ने। The residuary powers of taxation should continue to remain with the parliament, while the other residuary power should be placed in the concurrent list। ये कहा गया कि residuary power of taxation मतलब टैक्स लगाने की residuary power मतलब वो पावर जो बची हुई है, बचे हुए मैटर्स, बचे हुए सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना concurrent लिस्ट में। तो residuary power of taxation मतलब residuary टैक्स लगाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, लेकिन बची हुई जो residuary powers है वो concurrent लिस्ट में दे देनी चाहिए, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों उस पर लॉ बनाएंगे। When the president withhold his or her assent to the state bill, the reason should be communicated to the state government। तो ये कहा गया कि समय पहले स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करता है, वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर जो है इसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कभी कभी रख देता है। तो जब प्रेसिडेंट को असेंट देना है या फिर प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंट रोक रहा है किसी भी एक स्टेट के बिल के ऊपर, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे, रीज़न मतलब रीज़न दे कि स्टेट गवर्नमेंट को मैं इस रीज़न के लिए इसको अपनी असेंट नहीं दे रहा हूँ या फिर अपनी असेंट रोक रहा हूँ। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी रीनेम्ड एज द नेशनल रीनेम्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रीनेम करना चाहिए और फिर से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके कहना चाहिए नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। द जोनल काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अफ्रेश एंड रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो जो जोनल काउंसिल्स हैं इसको आप फिर से कॉन्स्टिट्यूट करिए, और ये ज़रूरी है, इनको रीएक्टिवेट करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को दर्शाते हैं। जोनल काउंसिल आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जोनल काउंसिल मतलब हर एक स्टेट जो है उसको एक मतलब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ऐसा स्टेट्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये इंटरस्टेट काउंसिल की तरह ही काम करता है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जोनल काउंसिल। The center have the power to deploy its armed forces even without the consent of the state. However, it is desirable that the state should be consulted। तो सेंटर के पास ये पावर है, हम एग्री करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ये पावर दी है कि वो आर्म्ड फोर्सेस मतलब फोर्सेस को जो है स्टेट के अंदर डिप्लॉय कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बिना स्टेट की कंसेंट के। लेकिन अगर आप स्टेट की कंसल्ट करोगे स्टेट से एक बार, तो वो बेहतर होगा, डिज़ायरेबल होगा। द स्टेट शुड कंसल्ट, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप कंसल्ट कर देते हो तो वो अच्छा है, डिज़ायरेबल है, बेहतर है। द स्टेट शुड कंसल्ट, द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो समय पहले तो कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको तभी पढ़ाया था जब मैं स्टार्टिंग में लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ा था सेंटर और स्टेट के आर्टिकल 245 to 255 में। तो मैंने ये कहा था कि 7th शेड्यूल के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट है
उसके ऊपर सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स है, जो मैटर्स है, उन पर लॉ बनाते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई, अब सपोज कर लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बना दिया, और दोनों लॉ एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, एक दूसरे के प्रोविजंस को अपोज कर रहे हैं, तो तब किसकी बात मानी जाएगी? ऐसे डेडलॉक सिचुएशन में जो सेंटर का लॉ है, मतलब पार्लियामेंट का लॉ है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सेंटर को दी गई है। स्टेट के पास लॉ बनाने की ताकत है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सेंटर के पास है। तो ये कहा गया आपके पास, सेंटर के पास ये ताकत है, लेकिन अगर सेंटर कोई लॉ बना रहा है कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, तो एक बार वो स्टेट से कंसल्ट कर ले, मतलब स्टेट से बातचीत कर ले। सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर डेडलॉक की सिचुएशन आ भी गई तो भी सेंटर का ही लॉ वैलिड माना जाएगा, है कि नहीं? तो ये ज़रूर ये अच्छा होगा कि सेंटर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने से पहले स्टेट से बात कर ले, एक बार उसको कंसल्ट कर ले। द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये कहा गया कि एक बार चीफ मिनिस्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, कि चीफ मिनिस्टर की भी राय ले लीजिए, उनका भी जो बातचीत है उनसे भी कर लीजिए, जब आप स्टेट गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो उस स्टेट में, और ये चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए। द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेंटर जो है गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है, तो सेंटर जब उस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करेगा, तो उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उससे एक बार आपको बात करनी चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए, और इस चीज़ को आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए, अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कीजिए। द नेट प्रोसीड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स मे बी मेड परमिशेबल शेयरेबल विद द स्टेट्स। तो जो नेट प्रोसीड्स, मतलब जो नेट इनकम आ रही है, जो नेट पैसा आ रहा है कॉर्पोरेट टैक्स का, वो जो है शेयर होना चाहिए स्टेट्स के साथ। द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज लॉन्ग एज इज कमांड अ मेजोरिटी इन द असेंबली। तो ये कहा गया कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता जब तक उनके पास मेजोरिटी है असेंबली में। मतलब स्टेट की असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, और जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिलती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसके ही पार्टी के जो है एमएलए होते हैं उनको मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नर जो है डिसमिस नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक उनके पास मेजोरिटी है असेंबली में, ये कहा गया। तो गवर्नर टर्म्स ऑफ 5 years इज इन द स्टेट शुड बी not be disrupted except for some extremely compelling reason। तो ये कहा गया कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए, तो गवर्नर के इस 5 साल के टर्म को खत्म होने तक आप इसको हटाइए मत। मतलब द गवर्नर टर्म ऑफ 5 years इन द स्टेट इज नॉट डिस्टर्बटेड एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन। मतलब जब तक कोई भी एक एक्सट्रीम या फिर कोई भी एक बहुत ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई काम कर दिया है, तभी आप उसके जो टर्म को है उसको रोकिए। ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि गवर्नर अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो उसके 5 साल के टर्म को खत्म होने तक उस गवर्नर को ना हटाया जाए, ऐसा करने की कोशिश कीजिए। नो कमीशन ऑन इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर अनलेस द डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पहले हमने देखा था ट्रेंड्स, कौन से ट्रेंड्स और कौन से एस्पेक्ट्स है जिसपे स्टेट और सेंटर की जो रिलेशन है उसमें डिस्प्यूट आने की चांसेस है। तो उसमें गवर्नर के भी बहुत सारे क्लॉजेस थे, और ये भी था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट में उसकी ऑपोजिशन की पार्टी है तो एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के चीफ मिनिस्टर की जो है रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जाती थी। तो ये कहा गया कि आप कोई भी इंक्वायरी कमीशन ना बिठाइए, कोई भी स्टेट के मिनिस्टर के अगेंस्ट, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, तो स्टेट के मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आप इंक्वायरी कमीशन तब तक ना बिठाइए जब तक उस इंक्वायरी कमीशन की डिमांड पार्लियामेंट में ना हो। मतलब एग्जीक्यूटिव अकेले चाहे तो उस पर कमीशन नहीं बिठा सकती, पूरी पार्लियामेंट को ये डिमांड करनी चाहिए कि इस स्टेट के मिनिस्टर के ऊपर कोई भी इंक्वायरी बैठाई जाए, तभी वो इंक्वायरी बैठनी चाहिए। द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड। तो सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब सरचार्ज या फिर सेस एक ऐसी चीज़ होती है जो सरचार्ज या फिर सेस जो है वो एक टैक्स होता है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। आर्टिकल 271 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सरचार्ज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है सरचार्ज और सेस। तो सरचार्ज अगर आप इनकम टैक्स में लगा रहे हो तो वो आप मत लगाइए जब तक कोई स्पेसिफिक पर्पस है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरचार्ज है इनकम टैक्स पर तब तक नहीं लगाएगी जब तक कोई एक स्पेसिफिक पर्पस ना हो, या फिर लिमिटेड पीरियड मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए तभी लगाया जाए। द सरचार्ज ऑफ द इनकम टैक्स शुड बी लेविड बाय द सेंटर, शुड नॉट बी लेविड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अगर जब तक कोई एक स्पेसिफिक पर्पस है तब तक आप मत लगाइए, या फिर स्ट्रिक्टली लिमिटेड पीरियड के लिए लगाइए। The present divisions of the functions between Finance Commission and the Planning Commission is reasonable and should be continued। तो ये कहा गया, मतलब अभी तो फाइनेंस कमीशन है लेकिन प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब नीति आयोग है। लेकिन पहले ये कब की बात हो रही है, 1988 की बात हो रही है, तब तो प्लानिंग कमीशन था। तो सरकारिया कमीशन ने ये कहा कि ये जो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन के बीच में ये जो डिवीजन ऑफ फंक्शंस है, मतलब कामों को, फंक्शंस को बांटा गया है फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में, और ये डिवीजन जो है ये रीजनेबल है, ये सही है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये कहा। तो प्लानिंग कमीशन के फेवर में बात की सरकारिया कमीशन ने, और जो
ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनके भी फेवर में बात की थी सरकारिया कमीशन ने। स्टेप्स शुड बी टेकन टू द यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इट्स ट्रू स्पिरिट। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के ट्रू स्पिरिट में आपको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए। यूनिफॉर्मली स्टेप मतलब एक तरीके की स्टेप, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सेम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। नो ऑटोनॉमी फॉर द रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन इट्स देयर ऑपरेशन। मतलब जो रेडियो और टेलीविजन के ऊपर जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो उसको आप डिसेंट्रलाइज करिए और स्टेट्स को भी पावर दीजिए रेडियो और टेलीविजन के एस्पेक्ट्स में। नो चेंजेस इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड द सेंट्रल पावर टू रीऑर्गेनाइजेशन द स्टेट्स। और ये कहा गया कि स्टेट के पास स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर एक्सटर्नल जो लैंड इंडिया का पार्ट नहीं है उसको एडमिट करके स्टेट बनाने की पावर भी है पार्लियामेंट के पास, और एग्जिस्टिंग जो लैंड है इंडिया के जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसकी बाउंड्री को, एरिया को, नाम को अल्टर करने की पावर है बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन करने की पावर जो सेंटर के पास है, जो पार्लियामेंट के पास है, वो सही है, उसमें चेंज नहीं कीजिए। और रोज राज्यसभा के भी जो पावर्स हैं उनको चेंज मत कीजिए। बाकी जो कमीशन थे उन्होंने ये डिमांड की थी कि राज्यसभा को इक्वल पावर दीजिए लोकसभा से, तो इसमें कोई भी चेंज मत कीजिए राज्यसभा के पावर में भी। और जो रीऑर्गेनाइजेशन की पावर है, स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की पावर है सेंटर के पास, वो भी सही है। द कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड बी एक्टिवेटेड। तो एक कमिश्नर बनाइए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। The central government has implemented 180 out of 247 recommendations of the Sarkaria Commission. The most important its establishment of interstate council in 1990 under Article 263 of the Constitution. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 247 रिकमेंडेशंस दी थी सरकारिया कमीशन ने, उसमें से 180 रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन उसमें से था इंटरस्टेट काउंसिल को बनाना 1990 में अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुंची कमीशन। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो सरकारिया कमीशन है, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस जो थे वो स्टेट के फेवर में थे। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर सरकारिया कमीशन को भी अपॉइंट किया गया, पुंची कमीशन को भी अपॉइंट किया गया, लेकिन इसके जो सरकारिया कमीशन के जो ज़्यादातर रिकमेंडेशन थे ये स्टेट के फेवर में थे और पुंची कमीशन के सेंटर के फेवर में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, लेकिन पुंची कमीशन के रिकमेंडेशन जो है स्टेट के फेवर में है। The second commission on the center-state relation was set up by the Government of India in 2007 under the chairmanship of Madan Mohan Punchi, the former Chief Justice of India. The other 4 members of the commission were Dhirendra Singh, former Secretary to the Government of India, Vinod Kumar Duggal, former Secretary to the Government of India, Professor N.R. Madhava Menon, former Director of National Judicial Academy, Bhopal and National Law School of India, Bangalore, and Dr. Amaresh Bagchi, जो प्रोफेसर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली के। विद द पासिंग अवे ऑफ डॉक्टर बगची इन फरवरी 2008, विजय शंकर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, was अपॉइंटेड इन हिज प्लेस एज द मेंबर ऑफ कमीशन इन अक्टूबर 2008। तो ये जो सेकंड कमीशन था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया था 2007 में। इसके चेयरमैन थे मदन मोहन पुंची। बाकी के नीचे दिए गए मेंबर्स नोट्स एंड रेफरेंसेस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मदन मोहन पुंची और इनके नाम पे ही पुंची कमीशन इसको दिया गया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इट वाज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन कीपिंग इन व्यू द सी चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द पॉलिटी एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया सिंस सरकारिया कमीशन हैज had last looked at the issue of the center state relation over the 2 decades ago। अब ये आया था 2007 में, पुंची कमीशन को सेटअप किया गया था 2007 में। और ये इसके जो रिकमेंडेशंस हैं ये जनरली फेवर किसको कर रहे हैं, स्टेट को फेवर कर रहे हैं। और इससे 20 साल पहले, 2 डिकेड पहले, मतलब 20 साल पहले 1983 में, अब यहाँ 2007 है या 1983 है, तो 1983 में सरकारिया कमीशन को लाया गया था। सरकारिया कमीशन के जो थे रिकमेंडेशन वो सेंटर के फेवर में थे। तो ये कहा गया कि आप जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस के इशू को सही से देखिए और ये भी देखिए कि क्या चेंजेस आए हैं हमारी इंडियन पॉलिटी में, इकोनॉमी में, जब से सरकारिया कमीशन ने इस इशू को देखा है। किस इशू को, सेंटर स्टेट रिलेशन के इशू को 20 साल पहले, 2 डिकेड मतलब 20 साल पहले। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन 2010 इट फाइनलाइजिंग द 1456 पेजेस रिपोर्ट इन 7 वॉल्यूम्स। द कमीशन टुक एक्सटेंसिव हेल्प फ्रॉम द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, नेशनल कमीशन टू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट एंड द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट। तो ये सेटअप हुई थी 2007 में पुंची कमीशन। और ये जो कमीशन थी इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 2010 में। इसकी जो रिपोर्ट थी इसमें 1456 पेजेस थे, 7 वॉल्यूम थे। और ये जो कमीशन है इन्होंने
पुंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को भी देखा, नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट को भी देखा। इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा और पुंछी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थोड़े एग्जामिनेशन के बाद। हाउएवर इन द नंबर ऑफ एरियाज द कमीशन रिपोर्ट डिफर फ्रॉम द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन। भले ही इन्होंने सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन रिपोर्ट को भी पढ़ा, नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट को भी पढ़ा और ARC सेकंड ARC रिपोर्ट को भी पढ़ा, लेकिन इनके जो रिकमेंडेशन थी ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से डिफरेंट थी। After examining a length of issues raised in terms of references that related to the aspect of the huge and shades, the Commission came to the conclusion that the cooperative federalism will be the key for sustaining the India's unity, integrity and social and economic development in future। तो ये कहा गया पूरे इतने सारे जो है हाथ पांव मारने के बाद, पूरे एग्जामिन करने के बाद सही से कमीशन ने एक कंक्लूजन दिया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और जो स्टेट के बीच में जो कोऑपरेशन है यही जो है एक की है, यही एक रास्ता है जिससे इंडिया की यूनिटी बची रहेगी, इंडिया की इंटीग्रिटी सेफगार्ड रहेगी और सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थस मे बी हैव टू एक्ट एज अ प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हमारी जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है उसका एक प्रैक्टिकल गाइड अगर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बना दोगे तो हमारा इंडिया जो फेडरलिज्म है वो सही से स्मूथनिंग चलेगा और हम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहुंचेंगे। इन ऑल द कमीशन मेड अंडर 310 रिकमेंडेशंस टचिंग अपॉन द सेवरल सिग्निफिकेंट एरियाज इन द वर्किंग ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो कमीशन ने 310 रिकमेंडेशंस दी और बहुत सारे सिग्निफिकेंट एरियाज पे अपनी बात कही है, अपनी रिकमेंडेशंस दी है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बहुत सारे एरियाज पर वर्किंग्स पर अपनी रिकमेंडेशन दी है और इनमें से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे वो 38 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। तो पुंछी कमीशन में से 38 रिकमेंडेशंस हम अब पढ़ने वाले हैं 310 में से, बहुत इंपॉर्टेंट 38 रिकमेंडेशंस। तो 310 रिकमेंडेशंस दिए गए थे, इसमें से एम लक्ष्मीकांत में 38 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, वो अब मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा आपको एक के बाद एक। To facilitate effective implementation of the laws on the list 3 subjects, it is necessary some broad agreement is reached between the union and the state before introducing the legislation in the parliament on the matter in the concurrent list। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब जो सब्जेक्ट्स लिस्ट 3 में दिए गए हैं, आप 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब ये कहने की बात हो रही है कि अगर हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं उन लॉज का जो लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उन लॉज को अगर हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो जाए यूनियन और स्टेट के बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो जाए, दोनों किसी चीज़ों पे एग्री हो जाए और तभी जो है उस लॉ को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में, ऑब्वियसली बात है अगर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में अगर डेडलॉक की सिचुएशन हो जाएगी तो पार्लियामेंट के लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये कहा रहा है कि अगर इंप्लीमेंटेशन सही से करना है लिस्ट 3 के सब्जेक्ट्स के ऊपर तो ये ज़रूरी है कि यूनियन और स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाए इस पार्लियामेंट में उस लॉ को लाने से पहले। द यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली restrained in the asserting the parliamentary supremacy in the matters assigned to the state, the greater flexibility to the state in the relaxation to the subject in the state list and the transfer item in the concurrent list is the key for the better center state relations। तो ये जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना, मतलब पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट का जो इंटरफेरेंस है स्टेट के मैटर्स में, मैटर्स असाइन टू द स्टेट्स, मतलब पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस उन मैटर्स पे जो स्टेट को दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्टेट लिस्ट की, पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज नहीं बना सकता नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात अलग है, वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये कहने की बात रही है कि पार्लियामेंट का जो इंटरफेरेंस है स्टेट के मैटर्स में, मतलब स्टेट लिस्ट के मैटर्स में, वो मैटर्स वो सब्जेक्ट्स जो असाइन किए गए हैं स्टेट्स को, इसमें रेस्ट्रेन होना पड़ेगा। मतलब पार्लियामेंट जो है अब ज़्यादा इंटरफेयर ना करे और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, स्टेट्स को दी जाएगी। किन सब्जेक्ट्स पर, जो स्टेट लिस्ट को दिए गए और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, मैंने आपको बताया था कुछ सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट के लिस्ट के अंदर थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट लिस्ट के बहुत सारे 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट्स को है ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में। मतलब स्टेट लिस्ट से उनको ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब अब उन सब्जेक्ट्स पर पहले स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती थी सिर्फ, लेकिन अब बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। तो ये कह रही है यहाँ पे पुंछी कमीशन, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उन मैटर्स पर ज़्यादा इंटरफेयर ना करें जो स्टेट्स को असाइन किए गए हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा जो ऑटोनॉमी है, ज़्यादा जो पावर है स्टेट्स को दी जाए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर और वो सब्जेक्ट्स पर जो
स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर आइटम्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट इज द की फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अगर आप ऐसा करते हो, स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देते हो स्टेट लिस्ट पे, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर हुए थे, तो इससे सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो बेटर वे में काम करेगा। द यूनियन शुड ऑक्यूपाई ओनली दैट many of the subjects in the concurrent and overlapping jurisdiction when are absolutely necessary to achieve uniformity of policy in the demonstrable national interest। तो यूनियन तभी कॉन्करेंट लिस्ट और ओवरलैपिंग, अगर कोई ओवरलैपिंग हो गई, ऐसा प्रॉबेबल है कि हम कभी कभी देखते हैं कि दो जो लिस्ट के जो मैटर्स है वो ओवरलैप कर देते हैं, मगर एक लिस्ट ऐसा है जो दोनों यूनियन लिस्ट में भी आ रहा है, स्टेट लिस्ट में भी आ रहा है, तो तभी भी सेंटर को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन यूनियन के ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उन सब्जेक्ट्स को ऑक्यूपाई, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उन्हीं सब्जेक्ट्स को ऑक्यूपाई करे जिसमें ज़्यादा ज़रूरी है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर वो ज़रूरी है, पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया ज़रूरी है, तभी आप जो है कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर अपना जो है ऑक्यूपाई करिए, मतलब उसके ऊपर अपना आप लॉ बनाइए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी ज़रूरी नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट पे उतना ज़रूरी नहीं है वो मैटर, तब स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए लॉ बनाने के लिए। There should be a continuing auditing role for the interstate council in the management of matters in the concurrent or overlaps of jurisdiction। मतलब वो मैटर्स जिसमें ओवरलैप जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई सपोज ऐसे बहुत मैटर्स निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स निकलते हैं जो ओवरलैप होते हैं, मतलब वो स्टेट के भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सेंटर के भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अगर कोई ऐसा कॉन्करेंट मैटर आ जाता है, कोई भी ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन आ जाता है, मतलब सेंटर और स्टेट के जुरिस्डिक्शन दोनों में आ रहा है वो मैटर, तो उस केस में जो इनका जो मैनेजमेंट होगा वो होगा इंटरस्टेट काउंसिल के द्वारा। तो इनको ऑडिट करेगा इंटरस्टेट काउंसिल। द पीरियड ऑफ 6 months प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 201 फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्ट व्हेन द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट can be made applicable for the president also to decide on assenting or withdrawal assent to the state bill reserved for the consideration of the president। तो आर्टिकल 201 के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का टाइम है जब बिल रिटर्न कर देते हैं प्रेसिडेंट। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, वो गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। प्रेसिडेंट जब आए, प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि आप इसमें कुछ मॉडिफाई करिए करके फिर भेजिए। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 मंथ का प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, मतलब 6 मंथ तक उसको आपको मॉडिफाई करके भेजना है। कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिडेंट ऑल्सो टू बी डिसाइडिंग on assenting or withholding the assent to the state bill reserved for the consideration of the president। मतलब ये जो 6 महीने का क्लॉज है ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसको आप प्रेसिडेंट के ऊपर भी अप्लाई करिए, और प्रेसिडेंट को जो 6 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड करना है कि वो उसको उस बिल को असेंट देना है या फिर होल्ड करना है अपनी असेंट को, उस बिल को जो उस स्टेट बिल को जो रिजर्व किया गया था, मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया था। तो इसका ये मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट वापस कर रहा है बिल को, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का टाइम है कि वो उसमें मॉडिफिकेशन करके फिर भेजे। तो यही 6 महीने का क्लॉज जो है प्रेसिडेंट पर भी अप्लाई होता है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड करना है कि अपनी असेंट देना है या फिर ऐसे अपनी असेंट रोकना है उस बिल पर जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रुका हुआ था। द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1 ट्रीटी मेकिंग इम्प्लीमेंटिंग in through the parliamentary legislation to streamline the procedure involved। The exercise of the power obviously cannot be absolute uncharted in the view of federal structure of the legislative and executive powers। तो लिस्ट वन मतलब हमारे 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट की जो एंट्री 14 है वो किससे डील करती है? ट्रीटी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट थ्रू द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर। मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज जो भी होती है, मतलब इंडिया की कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई या फिर कोई भी एक एग्रीमेंट हुआ, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉज बनाता है। तो इससे रिलेटेड एक लॉ बनाना चाहिए आपको। कौन से रिलेटेड? यूनियन लिस्ट के एंट्री 14 से रिलेटेड पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑब्वियसली कैनॉट बी एब्सोल्यूट अनचार्टेड इन द व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। और अगर आप इसको एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब अगर आप उस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो पावर जो है अनचार्टर्ड नहीं होना चाहिए, फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। मतलब स्टेट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सप्रेस किए बिना करना होगा, मतलब फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीजनेबल होना चाहिए। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड द इम्प्लीकेशन ऑन द स्टेट फाइनेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट शुड बी परमानेंट टर्म ऑफ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, इम्प्लीकेशंस है स्टेट फाइनेंसेस के ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट से रिलेटेड, इनको फाइनेंस कमीशन के रेफरेंस में देना चाहिए और फाइनेंस कमीशन को टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। वाइल सेलेक्टिंग द गवर्नर, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अपॉइंट द फॉलोइंग
strict guidelines as recommended in the Sarkaria Commission report and follow the mandate in the later and the spirit. तो गवर्नर को सेलेक्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचे दिए गए गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ये गाइडलाइंस वो रिकमेंडेशन है जो सरकारिया कमीशन ने दी थी, इसको अपनी लेटर स्पिरिट में यूज़ करना मैंडेटरी है. ही और शी शुड बी एमिनेंट इन सम ऑफ वे ऑफ लाइफ, मतलब जो गवर्नर जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है वो उसके एक वे ऑफ लाइफ में, एक फील्ड में वो एमिनेंट होना चाहिए. ही और शुड बी ए पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट. जिस स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो गवर्नर उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टेट का होना चाहिए. सपोज कीजिए तेलंगाना का अगर गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो वो किसी और स्टेट का होना चाहिए. ही और शी शुड बी डिटैच फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट. मतलब वो पर्सन जो है जिस स्टेट में गवर्नर बन रहा है वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए उस स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स से. ही और शी शुड बी अ पर्सन who has not taken too great a part in the politics generally and particularly in the recent past. मतलब ऐसे पर्सन को अपॉइंट कीजिए जिसका पॉलिटिक्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो, स्पेशली रीसेंट टाइम्स में. Governor should be given fixed tenure of 5 years and the removal should be at the sweet will of the government, should not be at the sweet will of the government at the center. तो गवर्नर जो है अगर उसको एक बार अपॉइंट कर दिया गया तो ज़्यादातर केसों में उसको उसका टेन्योर को कंप्लीट करने का मौका मिलना चाहिए. मतलब 5 साल के फिक्स टेन्योर के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है. आप ये ट्राई करिए कि उसके 5 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट करे, और उसका रिमूवल जो है स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर नहीं होना चाहिए. मतलब सेंटर जब चाहे तब गवर्नर को हटा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. गवर्नर को हटाने का प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए. द प्रोसीजर ले डाउन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट mutatis can be applicable for the impeachment of the governor as well. तो जो impeachment of the president मतलब प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा रिजिड होता है, मुश्किल होता है. तो वही अप्लाई होता है गवर्नर के लिए भी. मतलब गवर्नर को उसका टेन्योर पूरा करना, मतलब मोटिव ये है पुंछी कमीशन का कि गवर्नर का अगर उसको एक बार के लिए अपॉइंट कर दिया जाए तो उसके 5 साल का टेन्योर उसको कंप्लीट करने का मौका मिले, उसको इतनी आसानी से रिमूव ना किया जाए. ये मोटिव था पुंछी कमीशन का. Article 163 does not give the governor a general discretionary power to act against or with the advice of the Council of Ministers. In fact, the area for the exercise of discretion is limited. Even in this limited area, his or her choice of action should be not arbitrary, fanciful, and it must be a choice of dictated by reason, activated by good faith, and tempered by caution. तो आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को एक जनरल डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब उसकी मर्जी से जो चाहे वो ऐसी पावर नहीं देता है. आर्टिकल 163 जो है गवर्नर कुछ पावर देता है, लेकिन वो पावर जो है डिस्क्रिशनरी नहीं है. मतलब उसकी मन मर्जी के हिसाब से उन पावर को वो एक्ट नहीं कर सकता. वो अगेंस्ट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी एक्ट नहीं कर सकता और बिना उनकी एडवाइस के भी एक्ट नहीं कर सकता. इनफैक्ट जो एरिया इसका जो डिस्क्रिशन का एरिया है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड बाई एरिया भी है. मतलब एक लिमिटेड एरिया के लिए, और ये इसका जो डिस्क्रिशन है वो भी लिमिटेड है, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर भी. और उसकी जो चॉइस है, गवर्नर की जो चॉइस है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, फैंसीफुल नहीं होनी चाहिए. जो उसकी चॉइस है, गवर्नर की जो चॉइस होनी चाहिए वो डिक्टेटेड मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए, गुड फेथ पे बेस्ड होनी चाहिए, और टेम्पर्ड बाय कॉशन होनी चाहिए. मतलब अनरीजनेबल आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, बिन मतलब की नहीं होनी चाहिए. इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द गवर्नर शुड टेक डिसीजन विद इन द 6 months वेदर टू ग्रांट द असेंट और टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो समय पहले एक बिल पास होता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास करती है, वो बिल जाता है गवर्नर के पास. तो गवर्नर को ये डिसीजन लेना होगा 6 महीने के अंदर अंदर लेना होगा. मतलब गवर्नर के पास अगर बिल आ गया तो 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को ये डिसीजन लेना है कि या तो उस बिल को असेंट देना है या फिर उसको रिजर्व करना है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए. On the question of governor's role in the appointment of the chief ministers in the case of hung assembly, it is necessary to lay down certain clear guidelines to be followed as constitutional conventions. These guidelines may be as follow. तो सबसे पहले हंग असेंबली क्या होती है? हंग असेंबली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी एक सिंगल पार्टी या फिर एक प्री एग्जिस्टिंग कोलिशन, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कोलिशन मतलब प्री पोल कोलिशन, एक पोलिंग होने से पहले अगर कोई भी 2-3 पार्टियां मिलके एक ऑलरेडी पोलिंग से पहले की कहते हैं कि हम एक साथ हैं, हमने एक एग्रीमेंट के बेस पे हमारी कोलिशन बना ली है, इनको अगर मेजॉरिटी ना मिले या फिर कोई सिंगल पार्टी को भी मेजॉरिटी ना मिले तो वो असेंबली हो जाती है हंग असेंबली. ए सिचुएशन इन विच नो सिंगल पार्टी और प्री एग्जिस्टिंग कोलिशन और एल्स प्री पोल कोलिशन हैज़ नॉट अचीव्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एक ऐसी असेंबली जिसमें ना ही किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है ना ही किसी कोलिशन को मेजॉरिटी मिली है, प्री एग्जिस्टिंग. बाद में कोलिशन बन जाए वो बात अलग है. तो गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने में एक हंग असेंबली में, क्योंकि हंग असेंबली में एक सिंगल पार्टी को ज़्यादातर मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलती है. अगर मेजॉरिटी सीट्स मिल जाए तो वही पार्टी का जो हेड है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. इन जनरल केसेस वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. लेकिन जब हंग असेंबली है मतलब किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है तब गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए. और ये ज़रूरी है कि थोड़े गाइडलाइंस जो है फॉलो किए जाए एज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस. और ये गाइडलाइंस नीचे दिए गए हैं. द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज विच कमांड द वाइडेस्ट सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कॉल अपॉन टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो गवर्नर क्या करेगा? एक ऐसी पार्टी या फिर
कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी यानी कि कोएलिशन, जिसके पास सबसे ज़्यादा सपोर्ट है असेंबली में। कंपेयर कीजिए किस पार्टी को या फिर किस कोएलिशन को सबसे ज़्यादा सीट्स मिले हैं, ज़्यादा सपोर्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उस पार्टी को बुलाया जाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और कहें कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। If there is a pre-poll alliance or coalition, it should be treated as one political party if such coalition obtains a majority, and the leader of such coalition shall be called by the governor to form the government. तो मतलब अगर एक प्री पोल अलाइंस है, मतलब पोलिंग से पहले एक अलाइंस या फिर कोएलिशन जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इतनी इतनी पार्टी हम एक साथ हैं, हम एक एग्रीमेंट के बेस पे कोएलिशन बना रहे हैं, तो पोल से पहले भी अगर ऐसा हो गया है, प्री पोल अलाइंस बन गई या फिर कोएलिशन में है, तो उसको एज ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, वन पॉलिटिकल पार्टी आप ट्रीट करोगे। और अगर ये कोएलिशन को मेजॉरिटी मिल जाए तो इस कोएलिशन का जो लीडर है उसको गवर्नर बुलाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और गवर्नमेंट फॉर्म करने को कहेंगे। अब तीसरा केस, इन केस ऑफ नो पार्टी और नो प्री पोल कोएलिशन हैज़ क्लियर मेजॉरिटी, द गवर्नर शुड सेलेक्ट द चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इंडिकेटेड हियर। अगर एक ऐसी केस आ गए जहाँ पे कोई भी एक पार्टी या फिर प्री पोल कोएलिशन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, यानी कि अगर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक सिंगल पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली और प्री पोल कोएलिशन मतलब पोलिंग से पहले भी एक कोएलिशन बनी थी, मतलब कुछ पार्टीज ने मिलकर कोएलिशन पोलिंग से पहले कोएलिशन बना ली लेकिन उनको भी मेजॉरिटी नहीं मिली, तो गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करेंगे नीचे दिए गए प्रेफरेंस में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? ए, द गवर्नर द ग्रुप ऑफ पार्टीज विच हैड प्री पोल अलाइंस कमांडिंग द लार्जेस्ट मेजॉरिटी, मतलब वो ग्रुप ऑफ पार्टीज जिनके पास प्री पोल अलाइंस है और जिनके पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है, लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। फिर प्रेफरेंस, द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी स्टेकिंग द क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। तो एक अगर सिंगल पार्टी है जिसके पास लार्जेस्ट मेजॉरिटी है और वो ये क्लेम कर रही है कि तो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है दूसरों के सपोर्ट के साथ, तो उसको मौका मिलेगा। द पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन विथ ऑल पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, तो एक पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन मतलब एक कोएलिशन बनाई जाएगी जहाँ पे सारी पार्टीज ज्वाइन करके गवर्नमेंट बना रही है। ए पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सम, पोस्ट इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन के बाद, ए पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सम पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो एक इलेक्शन के बाद वाली पोस्ट अलायंस जहाँ पे थोड़े पार्टीज जो है गवर्नमेंट को ज्वाइन करें और बाकी के लोग जो है इंडिपेंडेंट रह रहे हैं और सपोर्ट करें गवर्नमेंट को बाहर से। अब 14 पॉइंट, on the question of dismissal of chief minister, the governor should invariably insist the chief minister providing his or her majority on the floor providing his or her majority on the floor of the house for which he or she prescribed at the time limit। तो जब ऐसा सवाल आ जाए कि चीफ मिनिस्टर को हटा देना चाहिए क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो गवर्नर जो है इंसिस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को कि कहेंगे चीफ मिनिस्टर आप आइए, आपकी मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूफ करिए और इसके लिए उनको एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम मिलेगा। तो गवर्नर कहेंगे गवर्नर शुड हैव द राइट टू सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द स्टेट मिनिस्ट्री अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ द कैबिनेट डिसीजन अपीयर्स टू द गवर्नर टू बी मोटिवेटेड बाय बियास इन फैक्ट ऑफ ओवरवेलमिंग मटेरियल। तो गवर्नर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो एक प्रोसिक्यूशन मतलब एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि वो एक क्रिमिनल चार्ज के लिए, अगर सामने वाला लगता है कि कोई क्रिमिनल चार्ज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेट मिनिस्ट्री के अगेंस्ट वो एक प्रोसिक्यूशन सेटअप कर सकते हैं। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में। अगर कैबिनेट को ऐसा लगता, अगर कैबिनेट का डिसीजन ऐसा लगता है गवर्नर को कि वो एक बयास है और किसी ओवरवेलमिंग मटेरियल के रीजन में है। द कन्वेंशन ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एज द चांसलर of the university and holding other statutory position should be done away with. His or her role should be confined to the constitutional provisions only। तो स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके जो चांसलर है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नर जो है एक एक्टिंग चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी जो हमारे जो तेलंगाना गवर्नर है उनको बनाया गया है। तो ऐसी जो स्टैट्यूटरी और दूसरी पोजीशंस जो गवर्नर होल्ड करता है इसको उससे दूर रखना चाहिए। जो गवर्नर का रोल है सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तक ही कन्फाइन होना चाहिए। व्हेन एन एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस पैरालाइजेस द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ पोटेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेस अवेलेबल टू द यूनियन फॉर डिस्चार्जिंग इट्स पैरामाउंसी रिस्पांसिबिलिटी अंडर आर्टिकल 355 should be exhausted to continue the situation and exercise the powers and article 356 should be limited strictly to rectify the failure of constitutional machinery in the state। तो ये कहा जा रहा है कि अंडर आर्टिकल 355 सेंटर के ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सेंटर को अंडर आर्टिकल 355 कि सेंटर जो है स्टेट्स को बचाएगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अगर एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस पैरालाइज कर रहा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रेक डाउन कर दिया है और एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया है और सारे अल्टरनेटिव जो अवेलेबल थे यूनियन गवर्नमेंट के पास वो उनको डिस्चार्ज, वो मतलब उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडर आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको स्टेट्स को बचाना है एक्सटर्नल अग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस में। और अंडर आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल तभी लगाया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है। तो प्रेसिडेंट रूल को जो है लिमिटेड स्ट्रिक्टली फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे ही लगाना चाहिए। आर्टिकल 356 एज अ लास्ट रिजॉर्ट आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत कम यूज़ करना चाहिए। जब बाकी अल्टरनेटिव्स काम नहीं कर रहे तभी आपको यूज़ करना चाहिए आर्टिकल 356।
On the question of invoking the Article 356 in the case of failure of constitutional machinery in the state, suitable amendments are required to incorporate the guidelines set forth in the landmark judgment of the Supreme Court in the SR Bommai case, SR Bommai versus Union of India case 1994। तो ये कहा गया कि आर्टिकल 356 अगर लगाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन पर, तो इसमें थोड़े अमेंडमेंट्स करने चाहिए और थोड़े गाइडलाइंस को इंक्लूड करना चाहिए। और कौन से गाइडलाइंस इंक्लूड करेंगे आप? जो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी SR बोम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1984, इसमें कुछ जजमेंट दिए थे, कुछ लैंडमार्क गाइडलाइंस दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, इसको आप इनकॉर्पोरेट करिए, ये कहा पुंची कमीशन ने। दिस वुड रिमूव द पॉसिबल मिसगिविंग विद रिगार्ड टू द पार्ट्स ऑफ द स्टेट, हेल्पिंग द स्मूथनिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो अंडर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है, इसमें थोड़े गाइडलाइंस अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसका मिसयूज़ कम होगा, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल का सही से इस्तेमाल होगा, मिसयूज़ कम होगा और सेंटर स्टेट जो रिलेशंस है वो स्मूथन होंगे। गिवन द स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नाउ सेट फॉर द इन्वोकिंग ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356 टू बी यूज्ड ओनली फॉर द मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वही बात कि स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स लगाए गए हैं, जो इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, इसको आप लास्ट रिजॉर्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट की यूज़ करिए। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सारे अल्टरनेटिव काम नहीं कर रहे हैं, पहले तो आप प्रेफरेंस उसको दीजिए ही नहीं। अगर कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है स्टेट का, या फिर कोई जो सिचुएशन है आउट ऑफ द बॉक्स चली गई है, तब भी आप जो है अपने दूसरे अल्टरनेटिव मेजर्स को इस्तेमाल करिए। तभी भी अगर सिचुएशन नहीं संभल रही है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास इमरजेंसी होगी, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ लास्ट ऑप्शन आप उसको इस्तेमाल करिए। एंड द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 355 इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क टू डील विद द सिचुएशन विच रिक्वायर्ड द सेंट्रल इंटरवेंशन बट डू नॉट वारंट इन्वोकिंग द सुप्रीम स्टेप्स अंडर आर्टिकल 352 एंड 356। तो ये कहा गया है कि यूनियन और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि आप स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे अंडर आर्टिकल 355, इसमें थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क जो है, थोड़े नेसेसरी फ्रेमवर्क्स लगाने चाहिए कि मतलब ऐसे प्रिकॉशंस दीजिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे और सेंट्रल का इंटरवेंशन किस लेवल तक होना चाहिए। लेकिन एक्सट्रीम स्टेप्स को आप कम इस्तेमाल करिए, जैसे अंडर आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356, मतलब नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी का बहुत कम इस्तेमाल कीजिए। प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द लोकलाइज्ड इमरजेंसी वुड इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एंड असेंबली वुड नॉट हैव बीन डिसॉल्व्ड व्हाइल द प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म टू लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द इशू स्पेसिफिकली एंड लोकली। तो लोकलाइज्ड इमरजेंसी मतलब एक इमरजेंसी लगी है एक लोकल एरिया में, मतलब पूरे स्टेट में नहीं लगी है, स्टेट के एक पार्ट में लगी है। तो इससे इंश्योर क्या होगा, उस पार्ट में जो है वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये भी होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के केस में अंडर आर्टिकल 356 जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है या तो डिसॉल्व हो जाती है या तो सस्पेंड हो जाती है। लेकिन अगर लोकलाइज्ड इमरजेंसी, आप पूरे स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगा रहे हो, कि सिर्फ स्टेट के एक पार्ट में लोकल एरिया में इमरजेंसी लगा रहे हो, तो स्टेट की गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू होगी, वो फंक्शन करेगी और असेंबली जो है डिसॉल्व नहीं होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज्म मिल जाएगा कि वो स्पेसिफिकली लोकली जो है इस मैटर को डील कर सकते हैं और इमरजेंसी लोकल लेवल पे लगाकर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। The imposition of local emergency is fully justified under the mandate of Article 355, read with the entry 2A of List 1 and entry 1 of the List 2 of the 7th Schedule। तो ये जो लोकलाइज्ड इमरजेंसी को लगाने की बात हो रही है, ये जस्टिफाई की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 355 इसको जस्टिस करता है, एंट्री 2A ऑफ लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट, 7th शेड्यूल के, ये सब लोकलाइज्ड इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। द सूटेबल अमेंडमेंट to the Article 263 are required to make the interstate council a credible, powerful, fair mechanism for the management of the interstate and center-state differences। तो एक suitable amendment मतलब suitable changes करने चाहिए अंडर आर्टिकल 263। इंटरस्टेट काउंसिल को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, क्रेडिबल बनाना चाहिए, और उसको एक फेयर मैकेनिज्म देना चाहिए जो इंटरस्टेट और सेंटर स्टेट डिफरेंसेस को मैनेज कर सके। मतलब स्टेट टू स्टेट जो भी डिस्प्यूट्स है उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करना, और सेंटर स्टेट में भी जो डिफरेंसेस है उनको सही करना। द जोनल काउंसिल शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर विद द एजेंडा प्रपोज बाय द स्टेट कंसर्न टू मैक्सिमाइज द कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट द हार्मोनाइज ऑफ पॉलिसीज एंड एक्शन हैविंग द इंटरस्टेट रैमिफिकेशन। तो जोनल काउंसिल जो है उसको साल में 2 बार तो कंपलसरी मिलना चाहिए, और उसका एजेंडा मतलब उसका पर्पस ये होना चाहिए कि मतलब उसका जो पर्पस है, जो एजेंडा है वो स्टेट प्रपोज करेगा, और इन लोगों का कंसर्न क्या होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो और पॉलिसीज़ का हार्मोनाइजेशन हो, मतलब पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेशन हो, पॉलिसीज सही हो, और इंटरस्टेट रैमिफिकेशन को प्रमोट किया जाए। द सेक्रेटरीट ऑफ ए स्ट्रेंथेंड इंटरस्टेट काउंसिल कैन फंक्शन एज द सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल एज वेल। तो जो इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटरीट है वो इंटरस्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है वो जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटरीट फंक्शन करेगा। The empowered committee on finance ministry of the state provide to be successful experiment in the interstate coordination in fiscal matters. There is need to institutionalize similar model in other sections as well।
तो एक कमेटी बैठती थी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेट में। ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल मैटर्स में बढ़ाने के लिए। तो ऐसी और जो है कमिटीज़ बिठाने की ज़रूरत है। ए फॉरम ऑफ चीफ मिनिस्टर चेयर्ड बाय वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाय रोटेशन कैन बी सिमिलरली थॉट अबाउट ए पर्टिकुलर टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑफ सेक्टर्स लाइक एनर्जी, फूड, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो एक फॉरम मतलब एक ऐसी कमेटी, एक सिटिंग बिठानी चाहिए चीफ मिनिस्टर्स की, जो हेड होगी एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और रोटेशन से सबको इस मीटिंग को चेयर करने का मौका मिलेगा रोटेशन से। और इसके थ्रू जो चीफ मिनिस्टर्स है वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे पॉलिसीज़ में, और इन सेक्टर्स पे सही से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। एनर्जी, फूड, एजुकेशन, एनवायरमेंट और हेल्थ सेक्टर में सही सबका कोऑर्डिनेशन बरकरार रहेगा। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन द सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी शुड बी क्रिएटेड। वही बात जो सरकारिया कमीशन ने कही थी, सरकारिया कमीशन ने भी ऑल इंडिया सर्विसेज को जस्टिफाई किया गया था। पुंची कमीशन भी ये कह रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत सही काम करी है, और हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी, इन सब सेक्टर्स में भी ऑल इंडिया सर्विसेज और बनानी जानी चाहिए। Factors inhibiting the composition and the functioning of the second chamber as the representative forum of state should be removed and modified even if it requires amendment of the constitution provision. In fact, the Rajya Sabha offers immense potential and negotiate acceptable solution to the friction points with emergence between the center and the states in the fiscal, legislative, administrative relations. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है सेकंड चेंबर मतलब यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव फोरम है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देता है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा जो है, इनफैक्ट राज्यसभा नेगोशिएट करने में और बहुत ही एक इमेंस पोटेंशियल रखता है, जिसे सेंटर स्टेट का जो फिक्शनल मैटर है, मतलब जहाँ पे सेंटर और स्टेट की बात अटक रही है, वहाँ पे जो राज्यसभा है एक मीडिएटर की तरह काम करता है। किन किन मैटर्स पर? फाइनेंशियल मैटर पर, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर। ए बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर इंटर स्टेट इज डिजायरेबल एंड दिस पॉसिबल बाय द इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। दिस रिक्वायर्ड द अमेंडमेंट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ to give the equality of seats to the states in the representation in the Rajya Sabha in respect of their population size. इंडिया में क्या होता है, राज्यसभा मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा में। हर एक स्टेट को कुछ प्रिस्क्राइब्ड सीट्स दे दी जाती हैं, तो उसकी मेंबरशिप जो है वेरी करती है 1 से 31 तक, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो वहाँ पे 31 सीट्स है। तो हर एक स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दी जाती है, लेकिन एक बैलेंस ऑफ पावर स्टेट के बीच में ज़रूरी है। तो पुंची कमीशन ने ये कहा कि आप जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अब यूएसए में कैसा होता है, वहाँ की सेनेट में जो है 100 सीट्स हैं, वहाँ पे 50 स्टेट है, तो एक स्टेट में से 2 सीट्स मिलती हैं, टोटल जाके दो करके 100 लोग बैठते हैं सेनेट में। तो ऐसे ही इक्वल सीट्स मिलनी चाहिए हर एक स्टेट को राज्यसभा में, ये कहने की बात हो रही है। The scope of dissolution of power to the local bodies is to act as an institution of self-governance should be constitutionally defended through the appropriate amendment. तो dissolution of powers जो है local bodies को देना, मतलब power जो है देना local bodies को, and institution of self-government, मतलब अगर आप local bodies को जैसे कि पंचायत राज म्यूनसिपैलिटीज़ को अगर आप पावर डिवाइड करोगे, उनको पावर दोगे, तो वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड भी है, और इसके लिए अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। ऑल द फ्यूचर सेंट्रल लेजिस्लेशंस इन्वॉल्विंग द स्टेट इन्वॉल्वमेंट शुड प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ शेयरिंग एज इन द केस ऑफ आरटी। एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेशन वेयर द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेड शुड बी सुटेबली अमेंडेड प्रोवाइडिंग फॉर द शेयर ऑफ कॉस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है टाइम टू टाइम कुछ पॉलिसीज़ निकालती हैं, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने को कहती है, और जो है इसकी वजह से जो स्टेट के ऊपर जो कॉस्ट है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वो बढ़ जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेट करके जो स्टेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कॉस्ट जो स्टेट के ऊपर लग रहा है सेंटर की पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में शेयर होना चाहिए, जैसे कि आरटी राइट टू एजुकेशन में किया गया था। जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेशन है जहाँ पे स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मतलब सेंटर के पॉलिसीज़ को, लॉज को, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को मिली है, उनकी जो कॉस्ट शेयरिंग है, मतलब सेंटर की पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को मिली है। अब स्टेट को इनको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो स्टेट के पास से बहुत सारा पैसा इसमें जाता है। तो ये कहा गया है कि जो भी कॉस्ट आ रहा है इंप्लीमेंटेशन के लिए वो शेयर होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। The royalty rates on the major minerals should be revised at least every 3 years without any delay. The state should be properly compensated for any delay in the revision of the royalty beyond 3 years. तो जो रॉयल्टी रेट्स लगते हैं मिनरल्स के ऊपर, उनको हर 3 साल में रिवाइज किया जाना चाहिए, कोई भी डिले के बगैर, और स्टेट को बराबर का कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर इनके रिवीजन में कोई डिले हुआ है, 3 साल के से ज़्यादा अगर लग रहा है टाइम, तो बराबर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए स्टेट्स को। द करंट सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स शुड बी कम्प्लीटली डन अवे विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
एक करंट सीलिंग लगती है प्रोफेशन टैक्स, मतलब प्रोफेशन टैक्स आपके प्रोफेशन के ऊपर एक टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट एक सीलिंग मिलती है उनको कि इस लिमिट से ज़्यादा आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये जो लिमिट है आपको वो हटाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। द स्कोप ऑफ रेजिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस मेंशन इन आर्टिकल 268 शुड बी एग्जामिन अफ्रेश। मतलब कि वो रेवेन्यू, वो इनकम जो टैक्सेस से आ रही है, आर्टिकल 268 के अंदर कुछ टैक्सेस मेंशन है, उसके वो टैक्सेस से थोड़ा पैसा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास। तो इसको आपको एक बार फिर एक बार री एग्जामिन करना चाहिए, रिफ्रेश एग्जामिन करना चाहिए। दिस इशू मे बी आइदर रिफर्ड टू बी द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन और टू द एक्सपर्ट कमीशन टू बी अपॉइंट टू बी ओवरलुक्ड इनटू द मैटर। और ये किसको रिफर करना चाहिए? फाइनेंस कमीशन को रिफर करना है, या फिर कोई एक एक्सपर्ट कमेटी आप बिठाइए जो अपॉइंट की जानी चाहिए इस मैटर को देखने के लिए। To bring greater accountability, all fiscal legislation should provide for an annual assessment by an independent body, and the report of these bodies should be laid into both the houses of the parliament and the state legislature. तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जो सारे फिस्कल लेजिस्लेशन है, मतलब वो लेजिस्लेशन, वो लॉज जो पैसों से रिलेटेड है, इनको एक एनुअल असेसमेंट, मतलब एनुअली साल में एक बार चेक करे आ जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए या फिर एक नई अपॉइंट कीजिए, वो एनुअली साल में एक बार सारे फिस्कल लेजिस्लेशन को एक बार देखेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से पास होनी चाहिए, मतलब इन लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। कंसिडरेशन स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन should be even handed as between the center and the states. There should be an effective mechanism to involve the states in the finalization of TOR of the finance commission. तो ये जो TOR होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनेंस कमीशन का, इसमें स्टेट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक ये कहे जाने की बात हो रही है कि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म लाइए जिससे स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करिए, ताकि वो भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है दे सके TOR फाइनेंस कमीशन के TOR पर। तो फाइनेंस कमीशन के TOR को फाइनलाइज करने में स्टेट का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिव्यू ऑल द एग्जिस्टिंग सेस एंड सरचार्ज विद अ व्यू टू ब्रिंग डाउन देयर शेयर्स इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए सारे सेस और सरचार्जेस। ये सेस और सरचार्ज जो है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स अगर लग जाता है तो सरचार्ज या सेस कहलाता है। तो और इन लोगों क्या, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मोटिव होना चाहिए कि इन लोगों का शेयर कम किया जाए टैक्स रेवेन्यू में, मतलब जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आता है, जो टैक्स से जो इनकम आती है, उनमें सेस और सरचार्ज का जो शेयर है वो कम हो। Because of the close linkage between the plan and non-planning expenditure, an expert committee may be appointed to look into the issue of distinction between the plan and non-plan expenditure. तो प्लान और लॉन्ग प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा एक क्लोज लिंकेज है, तो एक ऐसी कमेटी को आप अपॉइंट कीजिए जो फ़र्क बताए इन प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के में जो डिफरेंसेस हैं उनको बताने के लिए एक स्पेशल कमेटी को अपॉइंट किया जाए। देयर शुड बी मच बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द पीरियड covered by the finance commission and the 5-year plans will considerably improve such coordination. तो फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये कहा गया। फाइनेंस कमीशन डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट सर्विंग एज अ परमानेंट सेक्रेटरी फॉर द फाइनेंस कमीशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो फाइनेंस कमीशन का डिवीजन है, इसको कन्वर्ट करके एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, ये कहा। प्लानिंग कमीशन हैज़ ए क्रूशियल रोल इन द करंट सिचुएशन बट इट्स रोल शुड बी दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन रादर दैट ऑफ माइक्रो मैनेजिंग द सेक्टोरियल प्लान्स एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड द स्टेट्स। तो प्लानिंग कमीशन का जो रोल है बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका जो रोल है वो होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, ना कि जो सेक्टोरियल प्लान्स है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हर एक सेक्टर के लिए जो प्लान्स बनाए हैं उनको मैनेज करना। The steps should be taken for the setting up of an interstate trade and commerce commission under article 307 read with the entry 42 of list 1, that is union list. तो स्टेप्स लेने चाहिए और एक इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बनाना चाहिए अंडर आर्टिकल 307, और ये किस में भी दिया गया है? एंट्री 42 ऑफ लिस्ट 1 7 शेड्यूल का है, सॉरी यूनियन लिस्ट। दिस कमीशन शुड बी वेस्टेड विद द बोथ एंड एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव रोल्स विद डिसीजन मेकिंग। तो इसको एडवाइजरी रोल भी देना चाहिए, एग्जीक्यूटिव रोल, और ये डिसीजन मेकिंग भी कर सके। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द डिसीजन ऑन द कमीशन शुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज एज वेल एज द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका मेंशन आर्टिकल 307 कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में किया गया है। तो ये जो ये कमीशन जो डिसीजन लेगा इसको फाइनल कर दिया जाए और सब पे बाइंडिंग है, मतलब सब स्टेट्स पर और यूनियन पर लागू होना चाहिए। एनी पार्टी एग्रीइंग विद द डिसीजन ऑफ द कमीशन में प्रेफर एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर एक पार्टी, कोई भी पार्टी, चाहे वो यूनियन हो या फिर कोई भी एक स्टेट हो, जो इस डिसीजन के साथ एग्री नहीं करता है, वो एक अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। द रिकमेंडेशन कंटेन्स इन द रिपोर्ट्स ऑफ द पुंची कमीशन हैव बीन कंसिडर्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इट्स मीटिंग हेल्ड इन 2017-18। तो जो रिकमेंडेशन दिए थे पुंची कमीशन की रिपोर्ट में, इनको एक बार स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ने भी एक बार देखा था उनकी 2017 और 18 की मीटिंग में। The recommendation of the commission along with the recommendation of the standing committee therein have been circulated to the state government for its comments.
तो पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशंस और जो रिकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, इन सबको सर्कुलेट किया गया था सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कमेंट्स के लिए। तो ये बहुत सारे 38 जो है रिकमेंडेशंस है, लास्ट के थोड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट क्या है, मोटिव क्या था पुंछी कमीशन का, थोड़े फैक्चुअल चीज़ें तो याद करनी होगी। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस अब खत्म होता है, लास्ट के सिर्फ टेबल्स है, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट के। तो इसमें 246A जो है ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। फिर 256 टू 263 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट के। आर्टिकल 263 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल जो है बनाई गई थी और इंटरस्टेट काउंसिल बहुत बार रिपीट हुआ है ये चैप्टर में, आर्टिकल 263। अब 268 से लेके 293 तक जो है फाइनेंशियल रिलेशंस है सेंट्रल और स्टेट के, उसमें 279A जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, 280 फाइनेंस कमीशन है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा 15th चैप्टर, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।